एपिसोड 2। क्या आप मरीन हैं? क्या आप मेरे दादा के आदमियों में से एक हैं? आरव आश्चर्य से ईशान को देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशान किसी और जाने पहचाने नाम से आएगा। अरे नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं मरीन नहीं, बल्कि समुद्री डाकू शिकारी हूं। ईशान ने ऐस के हाथ में हथकड़ी लगा दी थी, इसलिए उसे बहुत गर्व हुआ। उसने समझाना शुरू किया। मैं तुम्हारे दादा का सिपाही नहीं हूं। मैंने तो बस तुम्हारे दादा से एक सौदा किया है। उसने तुम्हें मुझे पकड़ने का काम सौंपा है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। वह मेरे साथ क्या करने वाला है और क्या चाहिए उसे? ईशान ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो चाहता है कि तुम मरीन बनो, तो मुझे तुम्हें घसीटते हुए उसके पास ले जाना होगा। इक्के के भागने के डर से ईशान ने जल्दी से हथकड़ी का दूसरा सिरा कस दिया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी ताकत उसकी कल्पना से परे है, इसलिए वह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम में अब भी इतनी ताकत कैसे है? क्या तुम डेविल फ्रूट इस्तेमाल नहीं करते? आरव दंग रह गया। शैतानी फल? वो जो ललित ने खाया था? नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी गलती थी। ईशान को सिर दर्द होने लगा। उसने सोचा कि आरव ने फ्लेम फ्रूट खा लिया है, इसलिए उसने उसे कैरसेकी से हथकड़ी लगा दी। क्या उसे पता नहीं था कि यह आदमी अभी तक डेविल फ्रूट का सेवन करने वाला नहीं बना है? खैर, लगता तो यही था। आरव अभी ग्रैंड लाइन में आया भी नहीं था और उसका फ्लेम फ्रूट ग्रैंड लाइन पर ही प्रकट हो गया, तो आरव तो बस एक सामान्य इंसान ही था। इसलिए कैरसेकी हथकड़ी उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। यह केवल अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हथकड़ी होगी। अरे, मुझे जाने दो! आरव ईशान पर चिल्लाया। नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ईशान ने अपना सिर हिलाया और साथ ही उसके हाथों ने और जोर लगाना शुरू कर दिया, इसलिए दोनों सीस्टोन हथकड़ियों के माध्यम से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। हालांकि उसी समय ईशान को अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भाई ईशान! ये जितेंद्र और योसाकू की टक्कर थी। आरव को पकड़ने के लिए ईशान ने इतनी तेजी से गाड़ी बढ़ा दी कि जितेंद्र और योसाकू पीछे छूट गए। ईशान उन्हें लगभग भूल ही गया था। दोनों आदमी ईशान और आरव के सामने हांफते हुए बोले, तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो। उसके बाद जितेंद्र और योसाकू को ईशान और आरव के बीच झगड़े का पता चला और फिर इयान के हाथ में हथकड़ी भी देखी। वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है, इसलिए ईशान के बोलने का इंतजार किए बिना वे झट से जोर जबरदस्ती पर उतर आए। पीठ सटाकर खड़े जितेंद्र ने ठोड़ी पर मुट्ठी भींच ली। अरे योसाकू, भाई इयान का निशाना तो जाने को तैयार ही नहीं है। योसाकू ने अपनी सिगरेट बाहों में पकड़ी। जितेंद्र, देखो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वे आरव पर दाएं बाएं कूदने लगे, उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे जमीन पर धकेल दिया। लेकिन वे भूल गए कि आरव के सिर्फ दाहिने हाथ में हथकड़ी लगी थी। बायां हाथ और पैर आजाद थे और आरव उन्हें पहचान नहीं पाया। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने तुरंत उनका मुकाबला किया। आरव ने अपना पैर उठाकर जितेंद्र के चेहरे पर लात मारी, फिर घूमकर उसने अपनी बाईं मुट्ठी से योसाकू की नाक पर मुक्का मारा और फिर वे नीचे गिर गए। आरव हमेशा दुश्मन के सामने गंभीरता से काम लेता था। नतीजतन आरव यह देखकर दंग रह गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी आसानी से हार गया। जितेंद्र और योसाकू के जमीन पर गिरने के बाद भी वे अपने शब्द कहना नहीं भूले। हम लगभग जीत ही गए थे। क्या वे मूर्ख हैं? उसने ईशान की ओर देखते हुए पूछा, जिसके सिर पर पसीना आ गया था। ईशान ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, मुझसे मत पूछो, मैं उन्हें नहीं जानता। यान की लापरवाही का फायदा उठाकर आरव ने अचानक यान के हाथ से हथकड़ी का दूसरा सिरा खींच लिया और भाग गया। भागो मत! ईशान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मूर्ख जो भागने की कोशिश नहीं करता। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी बाहें बेतहाशा लहराईं और आगे की ओर उड़ गईं। दोनों सीधे दौड़ पड़े, एक पीछा करता हुआ और दूसरा भागता हुआ, जिससे जितेंद्र और योसाकू जमीन पर गिर पड़े। जितेंद्र के चेहरे पर जूते का एक बड़ा निशान था और योसाकू का चेहरा आधा सूझा हुआ था। जमीन से उठते ही जितेंद्र भावुक होकर बोला,
ये तो वाकई बड़े भाई ईशान के लायक हैं। वाकई कमाल है। हाँ, लेकिन हम लगभग जीत ही गए थे। कितना अफसोस की बात है, योसाकू ने कहा। बस आह भरते हुए जितेंद्र और योसाकू को अचानक अपने पीछे किसी का साया दिखाई दिया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लोगों के एक बड़े समूह ने उन्हें घेर लिया था। पहले अपनी चिंता तो करो, छाती पर लोहे की गोल ढाल लिए एक अजीब सा आदमी मुंह के कोने पर मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ देख रहा है। ईशान ने आरव का पीछा किया और जल्द ही लॉकडाउन के केंद्र तक पहुंच गया। यह एक बहुत चौड़ा चौक है। वहां काफी लोग थे और ज्यादातर पर्यटक थे, क्योंकि उनमें से कई के हाथ में कैमरा था। ईशान का ध्यान इस पर तब तक नहीं गया जब तक आरव अचानक रुक नहीं गया। उसने देखा कि चौक के बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का चबूतरा था। ईशान को अचानक समझ आ गया कि यह क्या है। यह लॉकडाउन का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। 19 साल पहले समुद्री लुटेरों का बादशाह गोल्डी रवि मंच के सबसे ऊपर था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी ऊंचे मंच पर उसने वो शब्द कहे थे जिनसे दुनिया दंग रह गई थी। क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? तुम ले सकते हो। मैंने जो कुछ भी इकट्ठा किया था सब एक जगह छोड़ दिया है। अब तुम्हें बस उसे ढूंढना है। हालांकि ईशान फ्रॉस्ट मून विलेज जैसे सुदूर गांव में पला बढ़ा था, उसने भी रवि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग हमेशा समुद्री डाकू राजा की कहानी सुनाते थे। इसलिए जब ईशान ने फांसी का चबूतरा देखा तो वह अचानक थोड़ा अचंभित हो गया। आरव भी फांसी की मेज से बहुत आगे रुक गया। उसने ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। ईशान ने यह दृश्य देखा तो उसकी आह निकल गई। आखिरकार उसे समझ आ गया कि आरव लॉगेटाउन क्यों आया था। उसे गार्प की अनुपस्थिति भी पसंद थी, इसलिए नहीं कि लॉगेटाउन ग्रैंड लाइन के प्रवेश द्वार के पास था, बल्कि इसीलिए कि आरव अपने जैविक पिता रवि के अंतिम संस्कार स्थल पर आना चाहता था, जहां उसे मार डाला गया। ईशान उस पल उसकी भावनाओं को समझ सकता था, क्योंकि वह अपने जैविक पिता से नफरत करता था। समुद्री लुटेरों के राजा रवि ने अपना पिता का फर्ज नहीं निभाया। आरव को कोई सम्मान दिलाने के बजाय उसने नौसैनिकों द्वारा उसका लगातार पीछा करवाया और इस पीछा से बचने के लिए रूज उसके जन्म से पहले ही 20 महीने तक गर्भवती रही और फिर उसकी मृत्यु हो गई। बचपन में उसके न तो पिता थे और न ही मां, और वह समुद्री डाकू राजा रवि के पापी खून का बोझ भी ढो रहा था। आरव ने लोगों से समुद्री डाकू राजा की नफरत और घृणा सुनी थी, जिसके कारण वह एक बार मरना चाहता था। यदि ललित और गोपाल न आते और अपने परिवार की देखभाल न करते तो आरव बहुत पहले ही अपनी जान दे चुका होता। रवि के लिए आरव नाराज था। वह कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह रोजर का बेटा है, लेकिन फिर भी वह देखना चाहता था कि उस आदमी की मौत कहां हुई थी। यह एक बहुत ही जटिल मनोविज्ञान है। ऐसा अनुमान है कि कई मनोवैज्ञानिक भी इसका वर्णन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दरअसल आरव सचमुच एक गरीब इंसान है। पीछे से आकर ईशान आरव के पास आया और उसका कंधा थपथपाया। ऊपर जाकर देखना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईशान भी इस समय थोड़ा दयालु था, एक दुर्लभ आवेग। उसने आरव के साथ ऊपर प्लेटफॉर्म पर जाने के बारे में सोचा है। क्या गड़बड़ होगी? बस उसने सोचा कि शायद आरव को जाकर देखने देना चाहिए। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आरव इस समय उसकी कल्पना से कहीं अधिक शांत था। उसने अपनी टोपी का किनारा थोड़ा नीचे खींच लिया और अपनी आंखें ढक लीं। फिर कहा, नहीं, यहां से देखना ही काफी है। अजीब बात है कि आरव ने ईशान से यह नहीं पूछा कि वह उसकी भावनाओं को क्यों जानता है। शायद ईयान के मुंह से एक के बाद एक इतने जाने पहचाने नाम सुनकर आरव ने अवचेतन रूप से यह मान लिया था कि ईशान गोपाल से उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, और उसे लगता था कि ईशान का उससे गहरा रिश्ता है। अगले ही पल उसने सुना कि ईशान ने कंधे उचकाकर कहा,
जो भी तुम चाहो, लेकिन अगर वह ललित है तो वह निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। ईशान असल में 3 साल बाद लफी के फांसी के तख्ते पर चढ़ने की बात कर रहा था, लेकिन यह उसके अनुमान का सबूत निकला। वह हंसा और बोला, हां, अगर वह मेरा बेवकूफ भाई होता तो जरूर ऐसा करता। ऐसा लगता है कि उस बेवकूफ ललित का जिक्र होने से ऐस का मूड अच्छा हो गया है। अपने आसपास मौजूद चहल पहल वाले पर्यटकों की ओर देखते हुए उसने उन्हें दो दो तीन तीन की संख्या में इकट्ठा होते देखा और फांसी के मंच को पृष्ठभूमि में रखकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, देखो, अगर समुद्री लुटेरों के राजा को पता होता कि जिस जगह पर वह मरेगा वह इतने सालों बाद एक दर्शनीय स्थल में बदल जाएगी और फिर कुछ छोटे व्यापारी उसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करेंगे, पता नहीं वह क्या सोचेगा। शायद वह इन छोटे व्यापारियों से सुरक्षा शुल्क वसूलेगा। ईशान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, जिससे आरव हंस पड़ा। ईशान को भी लगा कि उसका जवाब ठंडा और हास्यपूर्ण था, इसलिए वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। अपने आसपास मौजूद दर्शकों की नजरों में ईशान और आरव फांसी के मंच के नीचे बेखौफ हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशान की हंसी रुकी, खांसी और बोला, अच्छा, हमने देख लिया, हंस भी लिया। अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो अभी भी सही काम करना बाकी है। मेरे साथ आओ और गोपाल से मिलो, आज्ञाकारी बनो। नहीं, आरव ने सख्ती से सिर हिलाया और कहा, मैंने कसम खाई है कि इस जिंदगी में आजादी से और बिना किसी पछतावे के जीना है। मैं समुद्री डाकू बनना चाहता हूं, मैं मरीन नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसके बाद आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके दाहिने हाथ में अभी भी सीस्टोन की हथकड़ियां लटकी हुई थीं, लेकिन उसने ईशान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर था कि अगर वो उसे गिराना चाहता था तो उसे नीचे गिराना ही था। ईशान ने सिर हिलाया। लगता है साबो के अनुभव का आरव पर गहरा असर पड़ा। अब भी जब उसे पता था कि साबो मरा नहीं है, वह अपना मन नहीं बदल सकता था। हालांकि उसे अपने पिता से नफरत थी, फिर भी उसने अपने पिता के रास्ते पर चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लगता है अभी भी असली लड़ाई जरूरी है। ईशान ने पीछे से तलवार निकाली। इक्के की दृढ़ता इयान की दृढ़ता के समान थी। अब जब दोनों की दृढ़ता में संघर्ष था तो कमजोर को ही मजबूत से समझौता करना पड़ा। दोनों आदमियों के बीच का माहौल और भी गंभीर होता गया। चौक पर मौजूद कई पर्यटकों ने उन दोनों घमंडी लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि ईशान के हाथ में एक लंबा हथियार था और उसकी आंखें तेज थीं और कुछ शर्मीली औरतें तो चीख भी पड़ीं। वे जानते थे कि यह दो समुद्री डाकुओं के बीच निजी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। निश्चित रूप से अगले ही पल ईशान और आरव अचानक हिले। दोनों एक ही समय में एक जबरदस्त विस्फोटक बल के साथ बाहर निकले और एक दूसरे की ओर दौड़े। ईशान ने अपनी तलवार तिरछी करके आरव की ओर वार किया। उस पल उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आरव को चोट पहुंचाएगा या नहीं। उसने सीधे ब्लेड से उसे काट डाला। हालांकि आरव के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी ईशान दुष्ट दृष्टि विशेषज्ञ के निष्क्रिय प्रभाव की मदद से उसकी आभा की हल्की पीली रोशनी देख सकता था। इसका मतलब था कि आरव और वह ताकत के मामले में बराबर थे। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने अगर वह गंभीरता से नहीं लड़ता और अपनी तलवार के पिछले हिस्से से हमला नहीं करता तो इसका मतलब होता कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का बल्कि खुद का भी अपमान कर रहा है। यान का हमला देख आरव पीछे नहीं हटा। उसने अचानक अपना बायां हाथ हिलाया और इयान के चौड़े ब्लेड पर बगल से वार कर दिया। एक जबरदस्त जोर नीचे आया और इयान की तलवार ने अनजाने में अपनी दिशा बदल दी और आरव के पास से गुजर गई। इसी मौके पर ऐस के दाहिने मुक्के ने इयान के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। जब आरव ने ब्लेड को डिफ्लेक्ट किया तो ईशान समझ गया कि ऐस का मुक्का उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ईशान ने ऐस के दाहिने मुक्के को खुद पर लगने नहीं दिया।
फिर उसने उस पल का फायदा उठाया और एक फ्लैश स्किल शुरू कर दी, ऑन तस्टी। वह तुरंत आरव के दाहिनी ओर बढ़ा और ईशान ने अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई। लेकिन कुछ अजीब हुआ। हालांकि वह बहुत तेज था, आरव को उसके हमले का पहले से ही अंदाजा हो गया था। अचानक जब ईशान लुढ़का तो आरव ने उसकी एड़ी पर लात मारी। ईशान को लगा कि आरव में भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक समान लहर है, तो वह अचानक समझ गया कि यह हकी था। इस लड़के आरव ने हकी में थोड़ी महारत हासिल कर ली है, और तो और यह केनबुनशोकु हकी था। कलाई पर लगी किक से इयान की स्वाभाविक चमक बरकरार नहीं रह सकी। कलाई पर दर्द और सनसनी ने ईशान को याद दिला दिया कि एस के शारीरिक कौशल काफी शक्तिशाली थे। वास्तव में जब तक समझने के लिए थोड़ा सा जुड़ाव है, गार्ब के शारीरिक कौशल वास्तव में दिलचस्प हैं, क्योंकि आरव और लफी के दादा जब वह उन्हें प्रशिक्षित कर रहे थे तो उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया होगा। पहला हमला नाकाम रहा और इयान की उत्सुकता बढ़ गई, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और तुरंत वहीं गायब हो गया। भले ही उसे अपने हमले का आभास हो गया हो, ईशान देखना चाहता था कि क्या वह उस गति से प्रतिक्रिया कर सकता है। अच्छा नहीं। जब उसने देखा कि ईशान वहीं गायब हो गया है तो आरव चौंक गया। हालांकि वह इयान की हरकत का अंदाजा लगा सकता था, उसने देखा कि ईशान ने उस पर एक झटके में 7 वार कर दिए थे। उसके हाथों की गति उसके पैरों से भी तेज थी। आरव जानता है कि वह बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया और इयान के साथ चॉप्स को बड़ी मुश्किल से झेला। अफ उफ ओह! इयान की तलवार ने एस के शरीर को काट दिया था, लेकिन उसने पाया कि काटते समय तलवार को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि एस का शरीर अचानक खून के 7 धब्बों से ढक गया था, लेकिन जख्म गहरे नहीं थे। ईशान के काटने के तुरंत बाद आरव ने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए ईशान को पकड़ लिया और इयान के चेहरे पर कोहनी से वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। इस बार इयान की नाक से खून बह रहा था और वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आरव ने उसे कुचल दिया और फिर से उसे नीचे गिरा दिया। ईशान बहुत गुस्से में था। उसे पता चला कि इस आरव ने भालुओं से लड़ने का सामान्य तरीका अपनाया था और वह उस पर काम कर गया, इसलिए उस दबाव में उसकी तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं चल पाई। तो ईशान ने अपनी तलवार फेंकी और अपने दाहिने हाथ से आरव के चेहरे पर मुक्का मारा, और इस बार ईशान ने नश्वर ज्वाला की मुट्ठी का इस्तेमाल किया और आरव के हाथ पर जलती हुई ज्वाला से वार किया। आरव ईशान की मुक्का सुनकर चौंक गया और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जिससे इयान की मुक्का उसकी ठुड्डी के नीचे से निकल गई और लगभग उसे जला ही दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ईशान ने अचानक अपनी ताकत का प्रयोग किया और बदले में आरव जमीन पर गिर गया और ईशान ने उसे दबा दिया। तुम मजाक कर रहे हो, आरव चिल्लाया जब उस पर दबाव डाला गया और उसने अपने पैर फैलाने की कोशिश की और इयान की पीठ पर अपने घुटनों से हमला किया। छी, मैं तुम्हें ज्वाला से चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ईशान ने आरव के मुंह पर मुक्का मारकर बदला लिया, लेकिन इस बार उसने नश्वर ज्वाला का मुक्का नहीं मारा। चोट लगने के बाद आरव ने भी पलटवार किया। इयान की कमर पर मुक्का मारा, जबकि ईशान तड़प रहा था। आरव ने उसे पलट दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे को घूंसे मारते रहे और जमीन पर लौटते लौटते रहे और चिल्लाते रहे, तुम मजाक कर रहे हो, तुम पाद रहे हो। आसपास के पर्यटक दूर छिपकर यह नजारा देखने लगे। पहले तो वे डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें हल्की सी हंसी आने लगी। मूल गंभीर टकराव अंततः सड़क पर लड़ाई में बदल गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी बार चक्कर लगाए। दोनों के शरीर पर चोटें थीं और खून बह रहा था, लेकिन किसी ने भी हार मानने से इनकार नहीं किया। हालांकि उनके लड़ने का तरीका बदल गया था, लेकिन उन्हें लगता था कि दोनों में फर्क करना भी मुमकिन था। ऐसा नहीं था कि वे सचमुच एक दूसरे को मारना चाहते थे, इसीलिए
लड़ने का तरीका भी उतना ही स्वीकार्य था। हालांकि उसी समय लड़ रहे दो व्यक्तियों को अचानक क्लिक की आवाज सुनाई दी। वे दंग रह गए और नीचे देखा तो पाया कि अभी अभी जो हल्की आवाज आई थी वह ऐस के हाथ में लगी सीस्टोन की हथकड़ी से आ रही थी, लेकिन वह खुली नहीं थी बल्कि बकल से बंधी थी। इयान के बाएं हाथ में बेड़ियां बंधी थीं। इयन मतलब बेड़ियां। अंदाजा है कि लड़ाई बहुत जोरदार थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि सीस्टोन की हथकड़ियां वहां कैसे पहुंचीं। हथकड़ी का दूसरा सिरा खुल गया था और एक अजीब हरकत के बाद वह इयान की बाईं कलाई से चिपक गया और फिर अचानक बंद हो गया। यह कैसे हुआ? दोनों मूक भाव से उन दोनों हाथों को देखते रहे जो हथकड़ी से बंधे हुए थे और कुछ देर तक वे हिले तक नहीं। अब उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, वे लड़ कैसे सकते थे? अरे यार, चलो एक पल रुकते हैं जब तक मैं ये हथकड़ियां खोल ना दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ईशान ने आरव से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, बस करो। इसलिए वे उठे, अपने पूरे शरीर का दर्द सहा और लड़ाई में गिरी अपनी टोपियों को उठाया और उन्हें अलग से पहन लिया। तुम्हारी टोपी तो बड़ी बेतुकी लग रही है। आरव इस बार मजाक उड़ाना नहीं भूला। ईशान ने उसे एक सफेद नजर से देखा और कहा, तुम्हारा भी मुझसे बेहतर नहीं है। फिर वह अपनी पतलून की जेब में चाबियां ढूंढने लगा। जब गोपाल ने उसे ये हथकड़ियां दीं तो चाबियां भी दे दीं। ईशान उन्हें हमेशा अपनी पतलून की जेब में रखता था, लेकिन जब उसने टटोला तो पाया कि चाबियां गायब थीं। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ईशान घबरा गया और उसने जल्दी से दोबारा जांच की, लेकिन उसे वो नहीं मिले। बिल्कुल नहीं। आरव भी बेचैन था। वह हर समय या कभी भी ईशान से बंधा नहीं रहना चाहता था। उसने जल्दी से पूछा, क्या चाबी गायब है? क्या लड़ते समय गिर गई होगी? शायद। ईशान ने अपना सिर पटकते हुए कहा। चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। तो दोनों जल्दी में थे। उन्हें अलग अलग ढूंढना चाहते थे, पर भूल गए कि उनके हाथ अभी भी हथकड़ियां बंधे हुए थे। जब वे अलग हुए तो उन्हें वापस खींच लिया गया। पहले ये देखो, ईशान बोला। नहीं, पहले इधर देखो। इक्के की राय अलग थी। यह यहीं होगा जहां मैंने तुम्हें पलटा था। थोड़ी बहस के बाद उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में देखने का फैसला किया, क्योंकि जब वे लड़ रहे थे तब उनके आसपास कोई नहीं था। वे सब छिपे हुए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। अगर चाबी गिर भी जाती तो जमीन पर पड़ी चाबियां ढूंढना उनके लिए आसान होता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब वे कुश्ती लड़ रहे थे तो उन्होंने जो दूरी तय की थी वह असल में थोड़ी ज्यादा थी। पहली जगह पर कुछ पर्यटक थे। वे सब यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। भीड़ में एक दुबला पतला आदमी जो समुद्री डाकू जैसा दिख रहा था, चुपचाप जमीन पर पड़ी एक चाबी पर पैर रख रहा था, झुककर उसे उठाने का नाटक कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। और फिर उसकी हरकतों को देखते हुए वह भीड़ से बाहर निकल गया और धुएं के गुब्बार में वहां से चला गया। रहस्यमय समुद्री डाकू, हे। मुझे लोगों की निगाहों के नीचे तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने दो। लोग तुम दोनों को विवाहित जोड़ों की तरह देख रहे हैं, हे। अरे यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? आधे घंटे से अधिक समय के बाद ईशान और आरव ने लगभग पूरी जगह खोज ली थी, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिली। अपनी जेब में फिर से देखो, आरव ने सुझाव दिया। ता नहीं कितनी बार मैंने उधर देखा है। नहीं, ईशान ने गुस्से से कहा। उस वक्त उसे इस दुनिया में आने के पल का पछतावा हो रहा था। समुद्र में जाने के बाद से ही उसकी मुलाकात पहले बंटी से हुई, फिर जितेंद्र और जोसेफ से और आखिर में आरव से। कहा जाता था कि चिढ़ाने वालों के साथ लंबे समय तक रहना संक्रामक होता है। इसके उलट इन तीनों में चिढ़ाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अनजाने में ही खुद को संक्रमित कर लिया। यह लड़का आरव जमीन पर बच्चों की तरह लड़ रहा था और अब उसकी चाबियां भी खो गई हैं। क्या बात है! ये अजीब चीजें वाकई बहुत भयानक थीं।
उसने देखा कि हथकड़ियां नहीं खुल पा रही थीं और आरव नाम का एक लड़का हंस रहा था और बोला, ठीक है, अब तुम और मैं समुद्री डाकू बनकर समुद्र में जाएंगे। मैंने अभी अभी स्पेड पायरेट्स रेजिमेंट बनाई है। अब मैं अकेला हूं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें डिप्टी कैप्टन का पद दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ! ईशान ने सुना और चिल्लाया, तो फिर तुम मेरे साथ गोपाल को देखने क्यों नहीं आते? इतना कहने के बाद ईशान अचानक चौंक गया। हां, चाबी गिर गई है, तो क्यों ना वे गोपाल के पास चलें? वह इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता खोज सकता है, या उसके पास कोई अतिरिक्त चाबी या कुछ और हो सकता है। नतीजा, जब ईशान ने जोश में आरव से यह कहा, तो आरव ने सीधे उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। ईशान लगभग बेकाबू हो गया और गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो? हथकड़ियां नहीं खोलनी है क्या? जैसा मैंने कहा, मैं उस बुजुर्ग से मिलने नहीं जा रहा, आरव ने मुट्ठी हिलाते हुए कहा। हालांकि मुझे पता है कि वो मुझे अपने भले के लिए मरीन बनाना चाहता था, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर हथकड़ ही नहीं खुलती तो मेरी कलाई काट दो। जब ईशान को उसके शब्दों में दृढ़ता का एहसास हुआ तो उसका सिर चकरा गया। गोपाल ने उसे वाकई बहुत अच्छा काम दिया था। उसने कैसे सोचा था कि आरव इतना जिद्दी है? छोड़ो भी, ईशान निराश हो गया। चलो, अभी गोपाल से मिलने का विचार छोड़ो और पहले मुझे ये हथकड़ियां खोलने का कोई रास्ता बताओ। मेरे लिए भी ये असुविधाजनक है, तुम्हारे लिए भी। उसने आरव को जमीन पर साथ बैठने को कहा। हथकड़ी लगे। हाथों को पास पास रखते ही ईशान ने अपनी लंबी तलवार उठाई और हथकड़ियों के बीच वाले हिस्से पर निशाना साधा। वह उन्हें काट देना चाहता था। रुको, रुको, रुको! आरव अचानक चिल्लाया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ तो नहीं कांपते ना? अगर तुमने मुझे काट लिया तो क्या होगा? ईशान लगभग जमीन पर गिर पड़ा और दहाड़ते हुए बोला, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अगर इसे नहीं खोल पाए तो अपनी कलाई काट लोगे? इस वक्त क्यों डर रहे हो? आरव ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन यह तो आखिरी उपाय है। अभी तो आप मुझे उस बूढ़े से मिलने नहीं ले जाएंगे तो मैं अपनी कलाई क्यों काटूं? ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। उसे लगा कि इस आदमी से बात करने से उसे सिर दर्द हो रहा है। उसने पलटकर कहा, चिंता मत करो, मैं बात नहीं काटूंगा। इसके बाद ईशान ने अपनी तलवार से हथकड़ी को पूरी ताकत से काट डाला। झनकार! धातु की गुनगुनाहट की आवाज आई और हथकड़ियों पर ब्लेड गिरने से चिंगारी निकली। ईशान ने इतने सालों तक तलवार चलाने का अभ्यास किया था। जब ब्लेड हथकड़ी की सतह को छूता तो स्पर्श की अनुभूति से उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। कैरसे की तलवार उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सख्त थी। कहा जा सकता है कि इसकी कठोरता साधारण स्टील से भी ज्यादा है। हां, हालांकि चिंगारियां निकलीं, लेकिन हथकड़ियों की सतह पर कोई निशान नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ईशान ने भौहें सिकोड़ी और अपनी तलवार फिर उठाई। इस बार उसने ब्लेड के चारों ओर नेन लपेटा। एक और कट। इस बार लगा जैसे किसी काम का लगा हो। हथकड़ी की चेन में एक छोटा सा गड्ढा हो गया था। यह वाकई अजीब था। बिल्कुल नहीं, ईशान हैरानी से चिल्लाया। यह तो नेन के साथ भी काम नहीं कर रहा। यदि वह सीस्टोन हथकड़ी को नष्ट करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से पहले अपने सभी नैन को केंद्रित करना होगा। हा हा हा, यह तो मुश्किल है। आरव हंसने लगा। ईशान ने पलटकर देखा तो पाया कि कई पर्यटक अभी भी उन्हें घूर रहे थे। उनकी लड़ाई की शुरुआत में शायद इसलिए कि सिर्फ 2 लोग लड़ रहे थे। किसी ने शहर के शेरिफ या मरीन को इसकी सूचना नहीं दी। खैर, हो सकता है कि इसकी सूचना दी गई हो, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने ज्यादा परवाह नहीं की। अब तक किसी ने भी उनमें हस्तक्षेप नहीं किया है, बस उन्हें हलचल में देखते रहे हैं। लेकिन ईशान को पता है कि अगले ही पल शायद यह सचमुच लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। सुनो आरव! ईशान ने आरव से कहा। रुको, मुझे फिर से कोशिश करने दो। मैंने किया या नहीं, पहले हमें यहां से निकलना होगा। ओह, ठीक है। आरव समझ गया और उसने सिर हिला दिया। ईशान ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और लंबी सांस लेकर कहा,
अंधेरे की ज्वाला की तलवार। तभी ब्लेड का ऊपरी हिस्सा धधकती आग में बदल गया। ओ वाह! आरव ने जब ये नजारा देखा तो वो बोल पड़ा, पता चला तुम और ललित एक ही हो। लेकिन जो पर्यटक अभी भी हलचल देख रहे थे, वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे, मॉन मॉन्स्टर! नाविकों के लिए वे समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि शैतान फल क्या है, लेकिन आम लोगों के लिए यह उनसे बहुत दूर है। ये ईस्ट ब्लू है। आखिरकार ये ऐसी जगह नहीं है जहां शैतान फल खाने वाले ग्रैंड लाइन जितने हैं। इसलिए जब इन पर्यटकों ने अविश्वसनीय घटना देखी तो उन्होंने तुरंत ईशान को एक राक्षस समझ लिया। सूर्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो भविष्य में वहीं रहेगा। प्रतिक्रिया के बाद वे अचानक चीख पड़े और डर के मारे भाग गए। तब ईशान और आरव को पता चला कि लॉकडाउन के नौसैनिकों को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ईशान को डर नहीं था, पर आरव तो समुद्री डाकू था। अगर नौसैनिकों को उसकी पहचान पता होती तो वे उसे जरूर पकड़ लेते। इसीलिए ईशान ने आरव से कहा कि इस कोशिश के बाद उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। वह दूसरे मरीन्स को आरव को पकड़ने नहीं देगा। ईशान ही एकमात्र ऐसा था जिसे उसे पकड़ना था। बस लौ में आ रही शक्ति को महसूस करते हुए ईशान ने दांत पीस लिए और नेन की शक्ति बढ़ाता रहा। नेन के निकलने के साथ ही ब्लेड पर लगी लौ शुरू से ही ढीली पड़ गई और धीरे धीरे ठोस हो गई। फिर नारंगी लौ धीरे धीरे हल्के नीले रंग में बदल गई। यह उसकी मानसिक ऊर्जा की वृद्धि के कारण, आग के बढ़ते तापमान के कारण, रंग परिवर्तन के कारण हुआ था। इतने कम समय में ईशान ने अपने नेन मूल्य के लगभग 100 अंक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसे उन्होंने इन 2 दिनों में ही पुनः प्राप्त कर लिया है। हमले की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद ईशान ने तलवार उठाई और हथकड़ी की जंजीर काट दी। यह सोचा गया था कि कैरसेकी को उच्च तापमान से पिघलाया जा सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हथकड़ियों पर ऊर्जा में उतार चढ़ाव के विस्फोट हुए, जिससे इयान के ब्लेड की लौ थोड़ी कम हो गई। यह अजीबोगरीब ऑफसेट बहुत तेजी से हुआ। ईशान ने जंजीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही काटा और वह आगे नहीं जा सका। तलवार की लौ बुझ गई। प्रभावी, लेकिन पर्याप्त नहीं। सी स्टोन चेन में एक गड्ढा सा दिखाई दिया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा जुड़ा हुआ था। ईशान और आरव ने उसे जोर से खींचा, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं सके। नहीं, लगता है हम फंस गए हैं। ईशान हाँफ रहा था। इतने कम समय में उसने एक साथ इतना सारा नैन इस्तेमाल कर लिया। थकान फिर से उभर आई। ईशान ने आरव से कहा, हम कल का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया और बोला, चलो पहले यहां से निकलते हैं। नौसैनिकों के आने से पहले ही दोनों व्यक्ति भीड़ में शामिल हो गए और फांसी स्थल के चौक से बाहर निकल गए। जब तक वे मुख्य सड़क पर वापस आए, तब तक आकाश धीरे धीरे काला हो चुका था और ऐस के पेट से तेज आवाज आ रही थी। वह स्पष्ट रूप से भूखा था। चलो खाना खाने चलें। आरव ने गली में रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश की। ईशान ने धीमी आवाज में पूछा, खाओ, पैसे हैं क्या? नहीं, आरव ने कहा और हंस दिया। तो तुम अपनी आदत खाओ और भागो जारी रखोगे, है ना? ईशान, जो उसे अच्छी तरह जानता था, सिरदर्द से कराहते हुए बोला, रेस्टोरेंट मत ढूंढो, बस रहने के लिए कोई होटल ढूंढो। अगर खाना है तो होटल में हमारे लिए खाना बनवा दो। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं जो खाने के लिए काफी होंगे, ठीक है? अंत में ईशान का अचानक विश्वास उठ गया, क्योंकि उसे याद आया कि आरव कितना अद्भुत खाना खा सकता है। सो उन्हें कस्बे में एक साफ सुथरा होटल मिल गया। वह डबल रूम वाला था। एक कमरे में 2 बिस्तर थे। हथकड़ी लगे हुए न दिखे, इसके लिए ईशान ने अपने कपड़े उतारकर हथकड़ियां ढक दीं। उसने जो खाना ऑर्डर किया था वह भी होटल मालिक ने कमरे में पहुंचा दिया था। हालांकि दोनों युवक हर जगह साथ साथ घूमते थे, जिससे होटल मालिक का ध्यान जरूर गया। वह उन्हें अजीब से भाव से देखता रहा। यह क्या हो रहा है? होटल मालिक को लगा कि वो सीधे नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हाथ पकड़े हुए हों। ईशान ने इसी सिरदर्द में
आरव के साथ खाना खाया और फिर बिस्तर पर लेट गया। उसे खुशी थी कि उसका दाहिना हाथ ऐस के बाएं हाथ से बंधा था, न कि उनके दोनों दाहिने हाथ एक साथ, वरना नींद न आने की समस्या हो जाती। वह आरव के साथ बिस्तर में सिमटना नहीं चाहता था। वह इन दिनों समुद्र में भटक रहा है। ईशान ने बहुत दिनों से मुलायम बिस्तर नहीं छुआ था। वह बस थोड़ी देर लेटा और फिर असमंजस की स्थिति में चला गया। समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भूल गया हो। जितेंद्र और योसाकू, इतने समय से मैं उनसे क्यों नहीं मिला? भूल जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों को अपना ख्याल रखना चाहिए। यही सोचकर ईशान सो गया, जबकि आरव ने पहले ही खर्राटे लेना शुरू कर दिया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस समय लॉकडाउन के बाहर समुद्र में दर्जनों बड़े जहाज लंगर डाले हुए थे। यह एक विशाल बेड़ा था। हर जहाज एक बड़ा समुद्री जहाज था और जहाजों के प्रकार अलग अलग थे। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि यह कोई व्यापारी बेड़ा था। हालांकि हर जहाज के मस्तूल पर लटके काले समुद्री डाकू झंडे उस बेड़े की पहचान बताते हैं, जो एक समुद्री डाकू रेजिमेंट थी, एक बहुत बड़ा समुद्री डाकू समूह। काले समुद्री डाकुओं के झंडे पर एक मानक जौली रवि बना हुआ था, जिसके दोनों ओर 2 रेत घड़ियां लगी थीं, ताकि शिकारों को पता चल सके कि उनका समय समाप्त हो गया है। थोड़ा बहुत जानकार नाविक भी इस समुद्री डाकू झंडे को देखकर तुरंत चिल्ला उठेगा। यह ईस्ट ब्लू की सबसे बड़ी समुद्री डाकू रेजिमेंट क्रेग पायरेट्स का झंडा था। इस समय तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और प्रत्येक समुद्री डाकू नाव पर रोशनी जल रही थी, जबकि बेड़े के सामने सबसे बड़े जहाज के केबिन से चीखें आ रही थीं। वह जहाज क्रेग्स का जहाज था। उस समय केबिन में एक साहसी और शक्तिशाली आदमी कुर्सी पर बैठा आराम से सिगार पी रहा था और समुद्री लुटेरों के एक समूह द्वारा पीटे जा रहे 2 लोगों को बेरुखी से देख रहा था। जब समुद्री लुटेरों ने काफी कुछ सह लिया और तितर-बितर हो गए, तो क्रेग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या अब तुम बोलोगे? जिन 2 लोगों को पीटा गया था, वे जमीन से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर सूज गए थे और खून से लथपथ थे। उनके मुंह खून से भरे हुए थे और उनकी दयनीय हालत पहचान से परे थी। उनमें से केवल एक के गाल पर समुद्र शब्द का टैटू बना हुआ था, जो अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा था। अगर ईशान वहां होता तो शायद वह उन्हें पहचान लेता, क्योंकि ये दोनों पीटे गए लोग जितेंद्र और योसाकू थे। ईशान ने जितेंद्र और योसाकू के जाने के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसे लगा कि जितेंद्र और योसाकू उसे आरव का पीछा करते हुए खो बैठे हैं। आखिरकार चौक में इतने सारे लोग थे और यह स्वाभाविक था कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए। और तो और उस समय जितेंद्र और योसाकू भी उसके पीछे पीछे आ गए। ईशान को लगा कि इन दोनों में न्याय की भावना है और ये निर्दोषों के लिए खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें खाने पर बुलाया। उनकी दोस्ती वाकई गहरी नहीं थी, इसलिए उनके गायब हो जाने के बाद ईशान ने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन वह भूल गया कि जब उसने क्रेग समुद्री डाकुओं को पकड़ा था, तब जितेंद्र और योसाकू वहां मौजूद थे। यह कोई संयोग नहीं था कि क्रेग समुद्री डाकू लोगेटाउन में आ गए। उस समूह के वर्तमान आकार को देखते हुए साधारण गांवों पर हमले उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अभी भी बड़े शहरों से सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन जब गोपाल लोगेटाउन में था, तो क्रेग समुद्री डाकू वहां उतरने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। इस दौरान गोपाल वहां से चला गया और क्रेग समुद्री डाकू रेजिमेंट, जिसे यह खबर मिली, ने शहर से सामान वापस लाने का समय निकाला। ईशान द्वारा पकड़े गए समुद्री डाकू वास्तव में क्रेग समुद्री डाकू के सदस्य थे, जिन्हें आपूर्ति खरीदने के लिए भेजा गया था। लेकिन यह अप्रत्याशित था कि वे उस समय पकड़े गए जब वे ईशान को लूटने का इरादा रखते थे। 20-30 लोग थे और जरूर ज्यादा होंगे। जब समूह को ईशान ने पकड़कर मरीन बेस भेज दिया, तो शहर में फैले क्रेग पायरेट्स के बाकी सदस्यों को भी यह खबर स्वाभाविक रूप से मिल गई। इसीलिए
आयरन वॉल पर्ल के नेतृत्व में क्रेग पायरेट्स ने तुरंत ईशान को ढूंढकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन उस समय ईशान आरव के पीछे पीछे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के प्लाजा की ओर दौड़ा, ताकि आयरन वॉल पर्ल ने अंततः उन दो लोगों को पकड़ लिया जो धीमे थे, जितेंद्र और योसाकू। यही कारण था कि जितेंद्र और योसाकू क्रेग के जहाज पर आए। पर्ल उन्हें लेकर आया। क्रेग का सवाल सुनकर जितेंद्र और योसाकू ने मुश्किल से ऊपर देखा और कहा, क्या हमने ऐसा नहीं कहा था? हमने तुम्हारे लड़कों को पकड़ा था, सिर्फ हम दोनों को और किसी को नहीं। टीएन, मुझे ये लड़के बहुत पसंद हैं। एक्सडी। परिणाम स्वरूप उनके बगल में लोहे की दीवार पर्ल ने अपना हाथ उठाया और अपनी गोल लोहे की ढाल से जितेंद्र के चेहरे पर वार किया। जितेंद्र चिल्लाया और उसके मुंह से बहुत सारा खून बहकर बगल की दीवार पर फैल गया और उसे चमकीले लाल रंग से रंग दिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्रेग उदास होकर बोला, मेरे आदमियों ने मुझे बताया था कि 3 समुद्री डाकू शिकारी थे जिन्होंने उन लोगों को पकड़ा था, और तुम कह रहे हो कि कोई और नहीं था। सच है, ऐसा नहीं है। जितेंद्र बोल नहीं पा रहा था तो योसाकू बोला, हम दोनों ने किया है। गुस्से से भरकर खड़े हुए क्रेग ने कहा, ईस्ट ब्लू में प्रभुत्वशाली समुद्री डाकू क्रेग वाकई अपनी उपाधि के योग्य था। वह बहुत लंबा और ताकतवर था और उसने अपने शरीर पर एक शानदार सोने का कवच पहना हुआ था। वह वाकई बहुत दबंग था। उसने खड़े होकर उन दोनों आदमियों से कहा, पहले मेरे दल को पकड़ो और फिर मुझसे झूठ बोलकर जिम्मेदारी लेना ठीक समझ रहे हो? चूंकि तुम हार मानने से इनकार कर रहे हो, तीसरा समुद्री डाकू शिकारी कौन है? तो मेरे आदमी तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम मुंह नहीं मोड़ लेते। क्रिग्स के आदेश पर उसके आसपास के समुद्री डाकू फिर से इकट्ठा हो गए और जितेंद्र और योसाकू को पीटना शुरू कर दिया। समुद्री डाकू तब तक नहीं रुके जब तक जितेंद्र और योसाकू के शरीर के नीचे खून का एक बड़ा तालाब नहीं बन गया। अच्छा, अब बताओ वह कौन था? क्रेग ने मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखा। फिर भी जितेंद्र और योसाकू, जो चीख रहे थे, अभी भी दांत पीस रहे थे और मुंह खोलने से इनकार कर रहे थे। योसाकू भी कांप उठा और उसने अपना दाहिना हाथ जेब से निकाला। उसने एक मुड़ी हुई सिगरेट निकाली और मुंह में डाल ली। हालांकि हम बहुत कमजोर थे, लेकिन हमारी वफादारी को कम मत आंखो। यू क्रिग के माथे पर नसें जोर से उभर आईं, क्योंकि योसाकू के शब्दों ने उसे बेशक चिढ़ा दिया था। विद्रोही भाव से क्रिग दहाड़ा, मारो इन्हें, मारो इन्हें। इसके बाद जितेंद्र और योसाकू को फिर से बेरहमी से पीटा गया और अंततः वे इसे सहन नहीं कर सके और बेहोश हो गए। लेकिन शुरू से अंत तक उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। इयान का नाम बताना तो दूर की बात है। कैप्टन क्रेग, वे बेहोश हो गए, क्या करें? लोहे की दीवार पर्ल ने पूछा। क्रेग ने एक पल सोचा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कुछ आदमियों को अपने साथ ले जाओ और उन्हें रातों रात लॉगेटाउन में फेंक दो। वे हमें कुछ नहीं बताना चाहते तो चलो उन्हें तीसरे समुद्री डाकू हंटर के दरवाजे पर भेज देते हैं। जल्द ही कुछ समुद्री डाकू आए। उन्होंने खून में डूब रहे 2 लोगों को उठाया, उन्हें एक नाव पर बिठाया और नाव को लोगेटाउन की ओर ले गए। सब तैयार हो जाओ, कल जब तक बचा हुआ समुद्री डाकू हंटर दिखाई दे, उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। क्रेग ने अपने आदमियों को फिर आदेश दिया। कैप्टन, जो भाई मरीन बेस में बंद हैं, क्या हम उन्हें बचाएं? एक समुद्री डाकू ने सावधानी से पूछा। क्या? उन्हें बचाओ? क्रेग ने हंसते हुए व्यंग्य किया। मैंने उनकी वजह से क्रेग पायरेट्स की प्रतिष्ठा खो दी है, इसलिए उन्हें जीवन भर जेल में ही रहने दो। क्रेग की बातें सुनकर आसपास के सभी समुद्री डाकू कांप उठे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लॉकडाउन में असल में 2 बंदरगाह हैं। पूर्व में वाला बंदरगाह सबसे बड़ा है। क्रेग्स पायरेट रेजिमेंट का मुख्यालय यहीं था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी बंदरगाह पर भी एक समुद्री डाकू नाव थी। यह बग्घी का जहाज था, बिग टॉप। इस समय बंटी बिग टॉप के केबिन में चाबी पकड़े जोर जोर से हंस रहा था।
हा हा हा। मुझे लगा कि क्रेग्स के समुद्री लुटेरों के पास चाबी है। क्या हा 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 हा। क्या यही सीस्टोन हथकड़ियों की चाबी नहीं है? बंटी इतना हंसा कि उसकी कमर सीधी नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और सामने खड़े दुबले पतले समुद्री डाकू से पूछा, क्या तुम्हें सच में साफ दिख रहा है? क्या उस बच्चे ईशान को सच में हथकड़ी लगी है? बिल्कुल, मैं गलत नहीं हूं। बंटी पायरेट्स का एक सदस्य, दुबला पतला समुद्री डाकू, गालियां दे रहा था। मैं उस समय चौक में था और समुद्री डाकू शिकारी ईशान एक आदमी से लड़ रहा था। वह किससे लड़ रहा था मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वह किसी समुद्री डाकू को गिरफ्तार करना चाहता हो। लेकिन जब मैंने देखा कि चाबी उससे गिर रही है, तो मैंने चुपचाप उस पर पैर रखा और उसे उठा लिया। फिर मैं बाहर उकड़ूं बैठा। हा हा, शाबाश। बंटी ने दुबले पतले समुद्री डाकू की पीठ खुशी से थपथपाई और कहा, इस बार तुमने कमाल कर दिया। तुम्हें नाविकों का कप्तान बना दिया जाएगा। दुबला पतला समुद्री डाकू बहुत खुश हुआ और उसे बार बार धन्यवाद दिया। लेकिन बंटी को उसके धन्यवाद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ, हाथ में चाबी देखी और सोचने लगा। सीस्टोन हथकड़ियों की चाबियां खास तौर पर बनाई जाती हैं। उनमें कैरासेकी की ही सामग्री होती है। बंटी शैतानी फल खाता है, इसीलिए जब उसे चाबी मिली तो हालांकि उसे हैरानी हुई कि ईशान के सीस्टोन हथकड़ियां उसके हाथ में थीं, लेकिन जब उसने दुबले पतले समुद्री डाकू की खबर सुनी तो बंटी ने ठान लिया, अब मेरा मौका आ गया है। शेल्स टाउन स्थित मरीन जेल से भागने के बाद बंटी ने अपने दल से संपर्क किया जो जहाज के साथ भाग गया। समुद्री डाकुओं के दल में कप्तान ही अधिकारी होता है। सामान्यतः कप्तान की अनुमति के बिना रेजिमेंट के सदस्य भाग नहीं सकते थे। उस समय बिग टॉप में भागे समुद्री डाकुओं को पता था कि उनका कप्तान भाग सकता है, इसलिए उन्होंने बग्घी के खजानों को छूने या उसके जहाज के साथ भागने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वफादारी से लौट आए। हालांकि वह आसानी से बच निकला। बंटी अब भी नफरत से दांत पीस रहा था। गिरफ्तारी का अनुभव उसके लिए शर्मिंदगी भरा था। अगर उसे मरीन ने पकड़ लिया होता तो वह इसे मामूली बात मान सकता था, लेकिन जिसने उसे पकड़ा वह एक अनजान समुद्री डाकू हंटर लड़का था। बंटी एक समुद्री डाकू था जो ग्रैंड लाइन से लौटा था। वह यह बात कैसे मान सकता था? इसलिए भागते समय बंटी के दिमाग में सबसे पहले ईशान से बदला लेने का ख्याल आया। बिग टॉप एक बड़ा जहाज था। पाल लगाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से ईशान से तेज था, इसलिए भले ही वह 2 दिन बाद शेल्स शहर से निकला हो, उसने रास्ते में एक खास चक्कर लगाया होगा, क्योंकि वह गार्प के युद्धपोत से बच निकला था। लेकिन आखिरकार वह ईशान तक पहुंच ही गया। हालांकि वह इयान की अजीब क्षमताओं से कुछ हद तक डरता था, इसलिए यद्यपि वह इयान के निशानों की खोज कर रहा था, उसने कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं की थी। वह सोच रहा था कि ईशान के पास किस तरह का शैतानी फल है। यही स्थिति शैतान फल खाने वाले से सामना होने पर होती है। अगर उसे पता न हो कि दूसरे पक्ष ने कौन सा फल खाया है, तो वह लड़ाई में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है। उन्होंने अपने आदमियों से सावधानीपूर्वक पूछताछ की और पुष्टि की कि जब ईशान पहली बार बिग टॉप पर चढ़ा था तो वह समुद्र में तैर रहा था, लेकिन जब ईशान ने उसे पकड़ा तो उसकी मुट्ठी और तलवार पर लगी लपटें असली थीं, जो कि बग्घी के दिमाग का वह हिस्सा था जो सबसे ज्यादा जल रहा था। एक शैतान फल उपयोग करता, लेकिन तैर सकते हैं? मुमकिन नहीं। बंटी को यकीन होगा कि जब ईशान समुद्र से तैरकर अपने जहाज तक आया था तो उसने कोई खास चाल चली होगी, लेकिन शैतानी फल की कमियों को दूर करना नामुमकिन है। इसलिए बंटी जोर से हंसा जब ट्रैकिंग का प्रभारी दुबला पतला समुद्री डाकू उसे सीस्टोन हथकड़ी की चाबी वापस लाया और उसे बताया कि ईशान को हथकड़ी लगाई गई है। भले ही समुद्र में पानी सोखने के लिए विशेष साधन मौजूद थे, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे कैरासेकी हथकड़ियों के प्रभाव से बचने की अनुमति देता? मेरे साथियों, बंटी खड़ा हुआ और चिल्लाया, तैयार हो जाओ। कल हम लोग लॉकडाउन में प्रवेश करेंगे। बदला लेने का अवसर आ गया है। हाय हाय,
बंटी पायरेट्स तुरंत जोर से चिल्लाया। समुद्री डाकुओं के दो समूह दोनों एक ही समय में ईशान की तलाश कर रहे थे और वे उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन क्या बस इतना ही था? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय शांत पट्टी में एक समुद्री युद्धपोत नौकायन कर रहा था। हालांकि रात का समय था, फिर भी प्रहरी दुर्ग पर तैनात प्रहरी को धुंधली तारों की रोशनी में एक द्वीप की रूपरेखा दिखाई दी। कर्नल सूर्या, हम लोगेटाउन द्वीप देख ही रहे हैं, नीचे देखते हुए चौकीदार चिल्लाया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि हम कल सुबह जल्दी लोगेटाउन पहुंच जाएंगे। अच्छा, डेक के ऊपर मुंह में दो सिगार लिए एक आदमी ने धुएं भरी आवाज में जवाब दिया। फिर वह सिगरेट पीता रहा और अंधेरी रात में अंगारा टिमटिमाता रहा। क्रैक पायरेट्स, बंटी पायरेट्स, मरीन के कर्नल सूर्या, साथ ही ईशान और आरव लॉकडाउन में भोर के बाद एक शानदार कार्यक्रम होना तय था। अगली सुबह ईशान जल्दी उठ गया। फ्रॉस्ट मून गांव में यह एक अच्छी आदत बन गई थी। लेकिन जब ईशान की नींद खुली तो उसने देखा कि दूसरी तरफ आरव जमीन पर सो रहा था। इस आदमी ने ईशान की नींद में खलल डाल दिया था और हथकड़ी की वजह से ईशान घसीट कर नीचे गिर गया। चुपचाप सिर हिलाते हुए ईशान ने आरव को जगाया और दोनों साथ साथ कमरे से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने मुंह धोने के लिए पानी लिया और नाश्ता करने होटल चले गए। होटल में परोसा गया नाश्ता स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे उसी कीमत पर अधिक मात्रा में खा सकते थे और अपना पेट भर सकते थे। खाना खाते समय ईशान ने अपना नेन मान जांचा। ईशान अब 6ठे स्तर पर है, उसके गुण बढ़ गए हैं और 2 कार्ड जुड़ गए हैं, जिससे अब उसके कुल 112 नेन पॉइंट हो गए हैं। कल जब उसने अंधेरे की लौ की तलवार से कैरसे की हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की तो उसने लगभग अपने सारे नेन खा लिए। हालांकि नेन कौशल अभ्यास में अपने मध्यवर्ती स्तर के कारण वह हर घंटे 5 नेन पॉइंट प्राप्त कर सकता है, इसलिए एक रात आराम करने के बाद उसने अब 40 से ज्यादा पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। यान के अनुमान के अनुसार नेन की यह मात्रा श्रृंखला को तोड़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। नेन हमेशा से ही ईशान की एक बड़ी बाधा रही है। हालांकि नेन कौशल अभ्यास का मध्यवर्ती स्तर उसे नेन का एक अतिरिक्त प्रतिशत बोनस प्रदान कर सकता है, लेकिन चूंकि यह कौशल अभ्यास के लिए बहुत बोझिल है, इसलिए थोड़ी सी दक्षता बढ़ाने के लिए बहुत अधिक नैन की आवश्यकता होती है। यानी अगर ईशान दिन रात नैन कौशल का अभ्यास करता रहे तो भी 20 घंटे से ज्यादा समय में उसकी दक्षता शायद केवल 100 अंकों तक ही बढ़ सकती है। वह अभी भी नैन कौशल अभ्यास के उन्नत स्तर से बहुत दूर था। और ईशान को एक बात और पता चली, वो ये कि वो खुद नैन नहीं बना सकता था। ये बात उसकी बुनियादी खूबियों से पता चलती है। जब वो लेवल 1 पर था तो उसकी ताकत, जीवन शक्ति और गति सब कुछ बुनियादी स्तर पर थे, लेकिन नैन का मूल्य बिल्कुल शून्य था। उसके सारे नैन स्किल्स प्रैक्टिस, लेवल और कार्ड बोनस को अपग्रेड करने से आते हैं। इसलिए ईशान हमेशा संशय में रहा है। नैन की प्रकृति क्या है? क्या यह सिर्फ उसे कार्ड के कौशल का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए है? ईशान को अभी तक इन गंभीर समस्याओं का पता नहीं था। सिस्टम इंटरफेस बंद करने के बाद ईशान ने आरव की तरफ देखा। उसका मुंह खाने से भरा हुआ था और उसके गाल उभरे हुए थे, और उससे कहा, जब मैं चेन काट दूंगा तब तुम्हें मेरे साथ गोपाल से मिलने चलना होगा। आखिर चेन तो टूट ही जाएगी, पर हथकड़ी अभी भी तुम्हारी कलाई पर है और तुम्हें उसे खोलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। नतीजा यह हुआ कि आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्यों? ईशान ने सिरदर्द के साथ कहा, तुम अपने दादाजी से मिलने जाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अगर तुम मरीन नहीं बनना चाहते तो भी उन्हें आमने सामने बता दो। तुम इतने दिनों से ऐसे ही छिपे रहे हो, क्या हमेशा के लिए उनसे बचते रहोगे? तुम समझ नहीं रहे हो, आरव बोला। बुढ़ा बहुत जिद्दी है, बस मुक्कों से ही बात करता है।
मैंने बचपन से ही उसे कितनी बार कहा है कि मैं मरीन ऑफिसर नहीं बनूंगा, पर वो सुनता ही नहीं और हर बार मुझे पीटता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ लूं? आरव ने सिर झुकाकर ईशान को थोड़ा अजीब नजरों से देखा और पूछा, तुम्हें मुझे क्यों पकड़ना है? क्या इसलिए कि वो बूढ़ा आदमी मरीन का वाइस एडमिरल है, इसलिए तुम उसकी चापलूसी करना चाहते हो? तुम मरीन बनना चाहते हो? मैं ईशान हिचकिचाया और आरव को सच्चाई बताई। कहा, मुझे अपने परिवार के सदस्य को बचाने में मदद करने के लिए आपके दादाजी की शक्ति की आवश्यकता है। तुम किसे बचाना चाहते हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। मेरी बहन, ईशान बोला। हालांकि मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी मैंने उसे हमेशा अपनी बहन की तरह माना है। वह कुछ समय से बेहोश है। मैं तुम्हारे दादाजी के जरिए किसी मशहूर डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूं। बात कुछ यूं निकली। आरव हंसा, अपनी टोपी सीधी की और बोला, यह आसान है। मैं उस बूढ़े को चिट्ठी लिख दूंगा। कहूंगा कि मैं तुम्हारे हाथ लग गया हूं ताकि तुम्हारा काम तमाम हो जाए। फिर तुम उससे शर्त पूछ सकते हो। क्या ये सब ठीक है? ईशान ने कुछ अनिश्चितता से कहा। उसने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे तुम्हें दर्जनों बार पकड़ना होगा जब तक कि तुमने समुद्री डाकू बनना नहीं छोड़ दिया। अब आरव के पास भी कहने को कुछ नहीं था। बूढ़ा पहले जैसा ही सख्त था। उसे दर्जनों बार पकड़ा गया होगा। बाद में आरव ने होटल मालिक से कलम और कागज मांगा और खाने की मेज पर ही चिट्ठी लिख दी। चाहे वो कर सके या न कर पाए, उसे कोशिश तो करनी ही थी। और हां, जब वो अकेले समुद्र में गया था तो गोपाल से बात करने का मन कर रहा था, सो उसने मौका पाकर बात कर ली। जब आरव पत्र लिख रहा था तो ईशान अंदर नहीं देख सकता था, इसलिए खाना खाते समय वह ऊब से होटल को देखता रहा। तभी होटल का एक मेहमान बाहर से दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए चेहरे के साथ बोला, ठीक नहीं है, शहर में कुछ हो रहा है। नाश्ता कर रहे कई यात्रियों का ध्यान तुरंत एक वाक्य की ओर गया और उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है? क्या समुद्री डाकू आ गए हैं? होटल के मेहमान ने सिर हिलाया और कहा, यह क्रेग पायरेट्स है। यह नाम सुनते ही होटल में मौजूद लोग अचानक चीख पड़े। कुछ डरपोक यात्री तो जल्दी से उठकर बाहर भाग गए। कुछ तो और भी बदतर सीधे मेज के नीचे चले गए। कुछ देर तक होटल में मुर्गियां और कुत्ते उछल कूद करते रहे। यह नजारा देखकर खबर लेकर आया व्यक्ति जल्दी से बोला, घबराओ मत, घबराओ मत। क्रेग पायरेट्स लड़ने नहीं आए हैं। वे बस सेंट्रल स्ट्रीट स्क्वायर में आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वे हमें लूटने आए हैं। यात्रियों को थोड़ी राहत मिली। ईशान ने होटल के दृश्य को कुछ आश्चर्य से देखा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि क्रेग पायरेट्स की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि यह सिर्फ खबर थी जिसने होटल में लोगों को इस तरह डरा दिया। भीड़ के सवालों के घेरे में खबर लेकर आए व्यक्ति ने उन्हें विस्तार से बताया, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए टहलने निकला था। तभी पता चला कि शहर के नौसैनिक अचानक वहां से निकलकर चौक की ओर चल पड़े हैं। मुझे उत्सुकता हुई और मैंने सोचा कि एक नजर डालूं। वहां पहुंचकर देखा तो चौक पर 500 से ज्यादा समुद्री डाकू खड़े थे। 500 से ज्यादा आदमी। यात्री संख्या सुनकर चौंक गए। हां, क्या जबरदस्त भीड़ थी। यात्री भी चौंक गया और बोला, शहर के लगभग सभी नौसैनिक बाहर थे समुद्री लुटेरों का सामना करने के लिए। लेकिन अजीब बात यह है कि क्रेग समुद्री लुटेरे नौसैनिकों से लड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने खून से लथपथ 2 आदमियों को चौक पर लिटा दिया और फिर उनके हाथ पकड़कर उन्हें एक तरफ कर दिया। बस इतना ही। कोई लड़ाई नहीं हुई। यात्री हैरान होकर बोले, क्या उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा? मजाक मत करो। नौसैनिकों की संख्या उतनी नहीं है जितनी उनकी। यात्री ने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम्हें क्रेग पायरेट्स का आकार नहीं पता? 500 लोग आए थे। क्या कस्बे में और भी लोग नहीं छिपे होंगे? यात्री डर गए और बोले,
लॉकडाउन के नौसैनिक इन 500 समुद्री लुटेरों से डरते हैं। अगर वे लड़ने लगें तो कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा। शहर में बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, वरना जल्दी से निकल लो, किसी ने सुझाव दिया। इस सुझाव पर कई लोगों ने सहमति जताई, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने कमरे में सामान पैक करने चले गए। लेकिन कुछ साहसी यात्री भी थे जो अभी भी यात्री से सवाल कर रहे थे। आपने कहा था कि क्रेग, पायरेट्स ने खून से लथपथ 2 लोगों को ढेर कर दिया है। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, यात्री ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे 2 लोगों को चौराहे पर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे यह कोई बदला हो। बदला? यह सचमुच मुमकिन है। भीड़ में खूब चर्चा हो रही थी। आखिर वो 2 बदकिस्मत लोग कौन हैं? क्रेग, पायरेट्स को भड़काने की हिम्मत किसने की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वे दोनों व्यक्ति समुद्री डाकू शिकारी हैं, यात्री ने कहा। यह सुनकर यान का दिल अचानक कांप उठा। पता नहीं क्यों समुद्री डाकू शिकारी शब्द सुनते ही ईशान को जितेंद्र और कल गायब हुए जितेंद्र की याद आ गई। वह कुछ और सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार उसने कल ही क्रेग पायरेट्स के कुछ सदस्य पकड़े थे। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह उठ खड़ा हुआ। हथकड़ी की वजह से आरव जो लिख रहा था, उसका हाथ अचानक खींच गया और कागज पर एक बड़ा निशान पड़ गया। उसने हैरानी से ईशान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? ईशान कुछ नहीं बोला। उसने पीछे से तलवार खींच ली। धधकती लपटें फूट पड़ीं और फिर उसने झट से हथकड़ियों की जंजीर पर तलवार तान दी। नेन के 40 से ज्यादा पॉइंट इस्तेमाल किए गए और उसने कल वाली ही जगह पर वार किया, जिससे चेन का दूसरा आधा हिस्सा तुरंत टूट गया। आखिरकार चेन अभी टूटी नहीं थी और उसका 1/4 हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ था, लेकिन बाकी हिस्सा बहुत जोर लगाने पर भी खींचने वाला बल आधा रह गया था। ईशान ने कड़ी मशक्कत की और आखिरकार चेन तोड़ ही दी। यान का नेन वैल्यू पूरी तरह खाली हो गया था। ईशान थककर आरव से बोला, चिट्ठी लिखने के बाद होटल वाले को दे देना, मैं बाद में ले लूंगा। अगर तुम तब तक जाना चाहते हो तो जाओ, तुम फ्री हो। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? आरव ने अजीब तरीके से पूछा। मैं उन सबको मार डालूंगा। ईशान ने अपनी टोपी का किनारा नीचे किया, तलवार पीठ में गड़ाई, मुड़ा और होटल से बाहर चला गया। होटल में मौजूद मेहमानों ने ईयान की तलवार पर आग की लपटें देखीं। वे दंग रह गए और ईशान को बाहर जाते हुए देखने लगे, और जब उन्हें होश आया तो वे चीखने लगे और डर के मारे भाग गए। जाने से पहले ईशान के छोड़े गए जानलेवा शब्दों ने सभी यात्रियों को एहसास दिला दिया कि सच में कुछ होने वाला है। इस शहर में सिर्फ समुद्री डाकू ही नहीं, राक्षस भी आए थे। जब आरव ने एक क्षण के लिए अपना सिर खुजलाया, फिर मुड़कर अपने पत्र को सील किया, उसे कैबिनेट के पीछे छिपे होटल मालिक को दिया, उसे अपने पास रखने के लिए कहा और फिर विनम्रता से झुककर आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया, तब वह दरवाजे की ओर चला गया। होटल मालिक ने जल्दी से चिल्लाकर पूछा, अरे लड़के, तुम कहां जा रहे हो? मैं उन लोगों को मारने में उसकी मदद करूंगा। आरव मुड़ा और मुस्कुराया। होटल मालिक मूक दर्शक बनकर आरव को घूरता रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आरव के जाने के बाद ही वह अचानक जोर से चिल्लाया, अरे, आपने अभी तक अपने आवाज का भुगतान नहीं किया है। गली में चलते हुए ईशान को पता ही नहीं चला कि उसने और आरव ने अनजाने में एक और डाइन एंड डैश कर लिया है। उसने तो बस शहर में मची भारी हलचल देखी। बाहर खेल रहे बच्चों को उनके माता पिता ने घर लौटने पर मजबूर कर दिया था। हर दुकान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ईशान ने देखा कि लोग अपने सूटकेस लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सब दहशत और अनिश्चितता में थे। उसने अक्सर कुछ लोगों को गलती से गिरते हुए देखा। नतीजतन कई लोग उन्हें कुचल रहे थे। पूरा शहर अफरा तफरी में था।
तब तक ईशान को दुनिया के लिए समुद्री लुटेरों के खतरे का, क्रैग पायरेट्स की बदनामी का अंदाजा नहीं था, जिनकी आवाज सुनकर ही लोग दहशत में आ जाते थे। ईशान को सचमुच अंदाजा नहीं था कि अगर ये लोग हत्या और लूटपाट करने लगें तो कितना भयावह मंजर रच देंगे। टीएन बंटी, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? समुद्री लुटेरों में फर्क होता है। इस लिहाज से ईशान को लगा कि लफ्फी का दल, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, असल में समुद्री लुटेरे नहीं हैं। उन्हें सटीक परिभाषा देने के लिए उन्हें साहसी लोगों का एक समूह कहा जाना चाहिए, जिनकी विश्व सरकार तलाश कर रही है। हाँ, साहसिक समूह। लफ़ी का दल सिर्फ साहसी लोगों का समूह है, असली समुद्री डाकू नहीं। असली समुद्री डाकू क्रैग समुद्री डाकू हैं, जो लापरवाही से काम करते हैं, जलाते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और सभी प्रकार के अपराध करते हैं। ईशान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रैग पायरेट्स ने जितेंद्र और योसाकू को पकड़ लिया है। यात्री की कहानी से अंदाजा लगता है कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्रैग पायरेट्स इतने हाई प्रोफाइल तरीके से मैदान में आए और जितेंद्र और योसाकू को खून से लथपथ जमीन पर फेंक दिया, ईशान ने थोड़ा सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा था। क्रैग पायरेट्स अन्य समुद्री डाकुओं को बचाना चाहते थे, लेकिन ईशान को हैरानी इस बात पर हुई कि वे इस तरह प्रकट होने के बजाय उन्हें ढूंढते क्यों नहीं। क्या वे बस दूसरे समुद्री लुटेरों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनसे न उलझें? या फिर क्या यह था कि जितेंद्र और योसाकू ने उसका नाम और स्थान नहीं बताया था, इसलिए क्रैग पायरेट्स उसे फंसाने के लिए केवल इस तरीके का उपयोग कर सके? ईशान को इस संबंध का पता नहीं चल सका, लेकिन फिर भी उसने अंतिम स्पष्टीकरण के साथ जाने का निर्णय लिया। सिर्फ जितेंद्र और योसाकू को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि ये समुद्री डाकू उसके दरवाजे पर दस्तक देने आए थे। क्या उसे डटकर मुकाबला नहीं करना चाहिए? और तो और, क्रैग का सिर बहुत कीमती है। ईशान के लिए, जिसे अब व्यवस्था ने पैसे का लालची बनने पर मजबूर कर दिया है, वह बेरीज का चलता फिरता प्रतीक है। चौक की ओर जाते हुए ईशान ने अचानक इक्के को पीछे से चिल्लाते सुना, ईशान, मेरा इंतजार करो। पीछे मुड़कर ईशान ने देखा कि आरव अपनी पीठ पर बैग टांगे भाग रहा है। तुम यहां क्यों हो? ईशान ने आश्चर्य से पूछा। यह मेरा काम है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हा, दिखावा मत करो। आरव ने अपनी टोपी पकड़ी और ईशान की तरफ मुस्कुराया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तलवार पर जो लौ दिखाई दे रही है वो तुम्हारी ताकत कम कर रही है ना? तुमने कल एक बार कोशिश की थी, अब हथकड़ियां खोलने के लिए तुमने फिर से कोशिश की। तुम्हारे चेहरे का थका हुआ भाव मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्या अब भी लड़ने की ताकत बाकी है? थकान तो थी ही, लेकिन इस तरह की थकान मानसिक थकान थी, लेकिन इससे उसकी शारीरिक शक्ति नष्ट नहीं हुई। ऊर्जा क्षय के दुष्परिणाम हमेशा से रहे हैं। हालांकि यह पहले तेज सिरदर्द से काफी बेहतर था, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ईशान आरव को समझाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा, वह जानता था कि आरव नेक इरादे से मदद करना चाहता है, इसलिए वह मना नहीं कर सकता। और ईशान ने यह भी महसूस किया कि क्रैग समुद्री डाकुओं की संख्या बहुत बड़ी थी। हालांकि उनमें से अधिकांश बेकार थे और हल करने में आसान थे, लेकिन बहुत अधिक परेशानी होगी और कुछ मदद करना हमेशा अच्छा होता है। चलो चलते हैं। ईशान ने शुक्रिया नहीं कहा, वो सीधा साधा था। इसलिए दोनों लोग चौक की ओर दौड़े और उन्हें वापस प्लाजा में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां कल उनमें झगड़ा हुआ था। क्रैग समुद्री डाकू वहां थे, संभवतः फांसी की मेज के महत्व के कारण। माना जाता था कि वे मंच के नीचे अपनी रेजिमेंट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों को सजा देकर अन्य समुद्री डाकू शिकारियों को रोकना चाहते थे। जब ईशान और आरव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर बड़ी संख्या में मरीन सैनिक अपनी बंदूकें उठाए हुए थे और बीच में क्रैग पायरेट रेजिमेंट के सदस्यों को घेरे हुए थे। अब चौक पर आम लोग नहीं हो सकते, चाहे वे कितने भी दुस्साहसी क्यों न हों, वे बस दूर से ही झांक सकते हैं। नौसैनिकों और समुद्री लुटेरों
के बीच भीषण टकराव इस बात का संकेत था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। अगर आम लोग इसमें शामिल होते हैं तो मानो वे अपनी मौत की तलाश में हैं। नौसैनिकों ने समुद्री डाकुओं पर अपनी बंदूकें तान दीं और डाकुओं ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन किसी ने भी युद्ध शुरू करने का साहस नहीं किया। मरीन की तरफ से ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक क्रैग पायरेट्स का इरादा साफ नहीं हुआ है और दूसरी तरफ लूटपाट की बात नहीं लग रही है। अगर मरीन पर समुद्री लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी है तो उसे अलग अलग स्थितियों में बांटना होगा। फिलहाल मरीन की ताकत समुद्री लुटेरों जितनी नहीं थी। मरीन पहले शुरुआत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यही बात क्रैग समुद्री डाकुओं के लिए भी थी, जिन्हें क्रैग ने आने से पहले ही सूचित कर दिया था कि वे मरीन के साथ लड़ाई शुरू न करें, क्योंकि यदि मरीन सैनिकों को भारी क्षति हुई तो वे वाइस एडमिरल गोपाल के क्रोध का कारण बनेंगे, जो अभी भी ईस्ट ब्लू में थे, और यदि वे दुनिया का अंत भी कर देते तो भी वे नष्ट हो जाते। यद्यपि क्रैग घमंडी था, फिर भी वह महान मरीन सैनिक गोपाल से डरता था। मरीन आगे नहीं बढ़ सकते थे, वे केवल पहले चिल्लाने का विकल्प ही चुन सकते थे। एक कैप्टन रैंक वाले मरीन ने मेगाफोन पकड़े हुए समुद्री लुटेरों को चिल्लाकर कहा, तुम गिर गए हो, तुरंत अपने हथियार नीचे रख दो। ईशान जब पहुंचा तो उसने बस एक चीख सुनी। अजीब सा एहसास था। पुलिस फिल्मों में अपराधियों पर चिल्लाते हुए ऐसे ही व्यवहार करती दिख रही थी, लेकिन उसने कभी किसी अपराधी को इस चीख के बाद आत्मसमर्पण करते नहीं देखा। निश्चित रूप से जैसे ही ये शब्द चिल्लाए गए, क्रेग समुद्री डाकू रेजिमेंट के एक तरफ के समुद्री डाकुओं ने तुरंत जवाब दिया, चले जाओ, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हाँ, अगर जिंदा रहना है तो यहां से चले जाओ। तो क्या हुआ? हम जानते हैं कि आप मरीन हैं। क्रैग पायरेट्स आपसे कभी नहीं डरे। समुद्री लुटेरों ने इस पर विश्वास नहीं किया और मरीन का कप्तान बहुत शर्मिंदा हुआ। लोगेटाउन स्थित बेस के प्रमुख का अभी अभी तबादला हुआ था, लेकिन कर्नल सूर्या अभी तक नहीं पहुंचे थे। नतीजतन अचानक एक बड़ी घटना घटी। बेस का सर्वोच्च पद वहीं था, लेकिन वह उनका कुछ नहीं कर सकता था। उसने दांत पीस लिए और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह इसके परिणाम नहीं भुगत सकता, इसलिए वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया। इस भयावह माहौल में ईशान और आरव ने मरीन सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और घेरे में चले गए। एक मरीन सिपाही ने उन्हें ढूंढ लिया और जल्दी से उन्हें वापस पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे हो? यहां से तुरंत निकल जाओ। ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। क्या तुम बस इस घटना को करीब से देखने के लिए मरते जा रहे हो? निश्चिंत रहो। ईशान ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, ये समुद्री डाकू मुझे ढूंढ रहे हैं और हम कोई आम इंसान नहीं हैं। मरीन सैनिक की नजरों में ईशान और आरव भीड़ से निकलकर मैदान में खड़े हो गए। अचानक सबकी नजरें दो लोगों पर केंद्रित हो गईं। तुम कौन हो? एक समुद्री डाकू ने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। ईशान ने अपनी टोपी पकड़ी और उसे कसकर नीचे दबा लिया, फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे हो? तो मैं आ गया हूं। तुम्हें ढूंढ रहे हो? तुम वही समुद्री डाकू जिसने बात की थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी तरह उसने इयान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और अचानक उसे ठंडा पसीना आ गया और फिर वह और नहीं बोल सका। स्तब्ध समुद्री डाकू की अनदेखी करते हुए ईशान जमीन पर लेटे जितेंद्र और योसाकू के पास गया और उनकी स्थिति देखने के लिए नीचे बैठ गया। जितेंद्र और योसाकू को बुरी तरह पीटा गया था। अगर उनकी सांसें कमजोर न होतीं तो ईशान सोचता कि वे मर गए हैं। जब ईशान ने जितेंद्र को हल्के से थपथपाया तो उसने जितेंद्र को फुसफुसाते हुए सुना, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, टीटी। वह पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में ऐसे शब्द कहे जिससे इयान की आंखें और अधिक उदास हो गईं। इयान की हरकत देखकर
समुद्री डाकुओं को अंततः एहसास हुआ कि भालू के कान वाली टोपी पहने यह बच्चा तीसरा समुद्री डाकू शिकारी था जिसे डॉन क्रेग ने उन्हें खोजने के लिए कहा था। जाओ, उसे मार डालो। समुद्री डाकू अचानक चिल्लाते हुए ईशान की ओर दौड़ पड़े। हालांकि जब सबसे नजदीकी समुद्री डाकू ईशान के सामने पहुंचे तो उन्होंने अचानक कई निशान चमकते हुए देखे। अगले ही पल सबसे तेज समुद्री डाकू अचानक बिखर गए। उनमें से कुछ के सिर ऊपर से सीधे दो हिस्सों में बंटे हुए थे, कुछ के शरीर के निचले और ऊपरी हिस्से कटे हुए थे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उन सब में एक बात समान थी, ईशान ने उन्हें दो हिस्सों में काटा था। समुद्री डाकुओं के बिखरने के बाद पल भर में खून की फुहारें फूट पड़ीं। नजारा मानो खून की बारिश हो रही हो। टपकते खून से ईशान रंग गया। उसने अपनी लंबी तलवार से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए समुद्री डाकुओं की तरफ देखा। आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। समाप्त। अब मैं अनुवाद नहीं करूंगा। और समुद्री डाकुओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि पीछे खड़े समुद्री सैनिक भी अचानक हुए खूनी दृश्य से भयभीत हो गए। 5 समुद्री डाकू दौड़े और 10 टुकड़ों में गिर पड़े। घटनास्थल पर चमकीला लाल रंग इतना भयावह था कि कुछ कमजोर नौसैनिक झुक गए और उल्टियां करने लगे। आरव भी थोड़ा असहज था। उसने ईशान को घूरा। उसे बस यही लग रहा था कि इस समय ईशान बहुत भयानक लग रहा है, क्योंकि जब वे लड़ रहे थे तो ईशान बिल्कुल किसी और इंसान जैसा लग रहा था। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ईशान ने वास्तव में क्रेग पायरेट्स का सामना करने की पहल की। भले ही वह मानसिक रूप से थका हुआ था और अपनी नेन या कौशल का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन ईशान फिर भी एक तलवारबाज था जो इतने सालों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। हर बार जब वह अपनी तलवार खींचता था तो वह हजारों बार अभ्यास करता था, उसे चरम तक निखारता था और उसके पास अपने पत्तों से मिलने वाली शक्ति और गति का बोनस भी था। इस समय वह समुद्री लुटेरों के बीच एक खूनी जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। हर चाल, हर बार जब तलवार चमकती थी तो एक समुद्री डाकू की चीख निकलती थी और उसके घाव का खून बहता था। आरव के पीछे आने से पहले ही ईशान ने दर्जनों समुद्री लुटेरों को पल भर में ढेर कर दिया था और सब एक ही वार में ढेर हो गए थे। इस समय ब्लेड मास्टर समूरो की तलवार ने आखिरकार अपनी ताकत दिखाई। काटने का क्रूर अंदाज जो ईशान ने इस समय बखूबी दिखाया, हर दुश्मन जिसने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत की 2 हिस्सों में बंट गया। खून कत्ल की पूर्व सूचना था और चीखें डर का संकेत थीं। इस समय प्लाजा में टहल रहे ईशान ने जरा भी दया नहीं दिखाई और अपनी नजरों में आए हर समुद्री डाकू को मौत के घाट उतार दिया। चाहे वो कोई भी हो, उसने बस सबको काट डाला। दरअसल ईशान लोगों को मारना नहीं चाहता। आखिरकार वह एक ऐसा इंसान था जो शांतिपूर्ण समाजों में घूमता रहता था। इसके अलावा वह एक शांत गांव में रहता था, जैसे फ्रॉस्ट मून विलेज। इसलिए ईशान की हमेशा अपनी नैतिकता रही है। जिन समुद्री लुटेरों को उसने पकड़ा था, उनके लिए सबसे आम बात बस उन्हें घायल करना था। यहां तक कि कैबाजी के लिए भी, जिससे वह नफरत करता था, ईशान उसके साथ थोड़ा दयालु था, वरना कैबाजी अब तक 2 टुकड़ों में बंट चुका होता। लेकिन मारने को तैयार न होने का मतलब यह नहीं कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। जितेंद्र और योसाकू की त्रासदी देखकर ईशान आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से से फूट पड़ा। हां, जितेंद्र और योसाकू तो मानो कोई थे ही नहीं। शायद कई लोगों की नजर में वे बस एक जरूरी किरदार हैं। अगर वे उस वक्त दखलंदाजी न करते जब समुद्री डाकू ईशान को लूटना चाहते थे, तो वे उससे टकराते भी नहीं। हालांकि ये 2 छोटे लड़के थे जो अपनी वफादारी के कारण इयान को जानकारी देने से हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण क्रेग समुद्री डाकुओं का दुखद बदला हुआ। क्या समुद्री डाकू शिकारी के लिए समुद्री डाकुओं को पकड़ना स्वाभाविक नहीं है? वे बस अपनी मान्यताओं पर अड़े रहते हैं। इसमें गलत क्या है और उन्हें इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी।
क्या सिर्फ इसलिए कि वे कमजोर हैं और आप मजबूत हैं, वे दूसरों को इतनी बुरी तरह से गाली दे सकते हैं? उस स्थिति में मैं आप सभी से अधिक शक्तिशाली हूं और मुझे आपके प्रति दया की भी आवश्यकता नहीं है। इस समुद्री लुटेरों की दुनिया में हर किसी का अपना लक्ष्य होता है। जोरो और क्वीना अपने सपनों के लिए जीते हैं, बंटी अपने खजाने के लिए, आरव अपनी आजादी के लिए, और ईशान, जब वह इस दुनिया में आया था तो एक बार तो वह अपनी मंजिल ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था, लेकिन उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज ठीक इसी पल ईशान को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे अपनी ताकत के लिए जीना है। जब तक ईशान, जो हत्या और सोच में डूबा हुआ था, दुनिया में वापस आया, उसने देखा कि चौक लाशों से भरा पड़ा था। 500 से ज्यादा समुद्री डाकू जो क्रेग के आदेश पर यहां जमा हुए थे, इतने कम समय में ईशान के हाथों 140 आदमी मारे गए। लाल रक्त एक नाले की तरह चौक में बहने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इस समय सूरज उग आया था और बढ़ते तापमान ने चौक पर खूनी गंध को और अधिक तीव्र बना दिया। ईशान के सामने गिरे कुछ समुद्री डाकू इतने डर गए थे कि उनके पैर कमजोर पड़ गए थे और वे घुटनों के बल बैठ गए थे कि उन्हें लगा कि अब उनकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन जब ईशान अचानक रुका तो उनकी आत्मा शांत हो गई। वे खुद को रोक नहीं पाए। कई समुद्री लुटेरों की तो जांघें भी गीली हो गईं। इस हिंसक कार्रवाई से इयान की सहन शक्ति तेजी से कम होने लगी। वह हाँफने लगा, अपनी लंबी तलवार घुमाई और चारों ओर समुद्री लुटेरों को देखने लगा। उसने जिस भी समुद्री डाकू को देखा, सब एक साथ कांप उठे। इयान की हत्याओं की होड़ से वे स्तब्ध रह गए थे, आखिरकार होश में आने से पहले। डेड डेविल! बाकी समुद्री डाकू जोर से चीखे और तुरंत तितर-बितर हो गए। भागते हुए उनके आंसू और नाक से लार टपक रही थी। हालांकि वे भी अपनी तलवारों से खून चाट रहे समुद्री डाकू थे, फिर भी उन्होंने इतना क्रूर कत्लेआम कैसे देखा था? मैदान में इस शैतान की तलवार को कोई नहीं रोक सकता था, और जो भी उसका सामना करने की हिम्मत करता, वह तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर मर जाता। इसलिए बचे हुए समुद्री लुटेरों का बस एक ही ख्याल था, बस भाग निकलना, इस शैतान से जितना हो सके बच निकलना। हालांकि इस समय एक तेज गर्जना ने उन्हें भागने से रोक दिया। आप कहां जा रहे हैं? जहां तक अपने नेता की आवाज का सवाल है, क्रेग पायरेट्स के सदस्य स्वाभाविक रूप से उससे परिचित थे। क्रेग के चिरस्थायी प्रताप ने समुद्री लुटेरों को भागने से रोक दिया और आवाज की दिशा में देखा। चौक के दूसरी ओर ईस्ट ब्लू का प्रभुत्वशाली समुद्री डाकू क्रेग सुनहरे कवच पहने हुए प्रकट हुआ। उसके पीछे उसके समुद्री डाकुओं के कई दल थे और अंत में सैकड़ों आदमियों के साथ वे सभी की आंखों में दिखाई दिए। वह मरीन की घेराबंदी पार कर गया, लेकिन किसी भी मरीन सैनिक ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे डर गए और पीछे हट गए, जिससे वह आसानी से निकल गया। कैप्टन क्रेग, आप अंततः यहां हैं। जो समुद्री डाकू अभी भागना चाहते थे, फूट फूट कर रो पड़े और उन्हें लगा कि उनका सरदार समय पर प्रकट हो गया है। उनके भागने के विचार धूमिल हो गए। साथ ही वे चिल्लाए, कैप्टन, तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। वह बच्चा शैतान है। चुप रहो। क्रेग फिर गरजा तो उसके समुद्री डाकू कुछ नहीं बोले। जब वह ईशान के पास आया तो क्रिग ने स्वाभाविक रूप से उस स्थान पर शवों को देखा और उदास चेहरे के साथ ईशान से कहा, क्या यह तुमने किया? उसे अपने आदमियों की कोई चिंता नहीं थी। उसे डर था कि कहीं वे नौसैनिकों से भिड़ तो नहीं गए, इसलिए उसने आकर देखने का इरादा किया। लेकिन पहुंचते ही उसने देखा कि उसके आदमी भाग जाना चाहते हैं। भागने का डर स्वाभाविक रूप से भालू के कान वाली टोपी वाले इस बच्चे से उत्पन्न हुआ था। ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले अपने सोने के कवच को, फिर हाथ में हीरे के दस्ताने को तिरछी नजरों से देखा। अचानक वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सिर
मुझे चाहिए। इसके बाद ईशान सीधे क्रिक के पास गया। हालांकि उसी समय एक लोहे की ढाल अचानक बगल से निकली और इयान की काटने की गति को रोक दिया। ईशान ने देखा तो एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। कप्तान की तरफ से हट जाओ। उस आदमी के आगे और पीछे दो बड़ी लोहे की प्लेटें बंधी हुई थीं। उसके बाएं और दाएं हाथ में कुछ छोटी छोटी ढालें थीं और सिर पर एक गोल मोती जैसी टोपी थी। पूरा आदमी अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए था। कहने की जरूरत नहीं कि यह आदमी स्वाभाविक रूप से क्रैक पायरेट्स पर्ल द आयरन वॉल का कैडर था। हमारे नेता पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर्ल ने मुंह टेढ़ा करके हंसते हुए कहा, मुझे तुमसे निपटने दो। क्रैक पायरेट्स के सदस्यों ने भी आयरन वॉल पर्ल का नाम चिल्लाकर उनका उत्साह बढ़ाया। पर्ल ने अपने हाथों में दो ढालें पटकीं और धातु की चरमराहट जैसी आवाज निकाली। उसने कहा, मेरी रक्षा अजेय है। आज तक युद्ध में मुझे कभी कोई चोट नहीं लगी। हालांकि ईशान के बोलने से पहले ही एक पैर अचानक उड़कर आया और पर्ल के चेहरे पर सीधा लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया। ईशान ने सिर घुमाया तो पता चला कि आरव ने ही उसे लात मारी थी। उसने अपनी नाक खुजाई और ईशान से कहा, मुझे लगा था कि तुम अकेले ही सबको खत्म कर दोगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास लड़ने का वक्त होगा। पर्ल जमीन से उठा, उसके गालों में दर्द हुआ, उसका खून से सना हुआ दांत बाहर निकला और वह चौंक गया। खून, खून! मोती का पूरा शरीर कांप उठा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज जो उसने देखी थी वो ये थी कि उससे खून बह रहा था। मोती खतरनाक, खतरनाक! वह मन ही मन चिल्लाया, फिर अचानक आग की लपटों में घिर गया और आरव पर चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ईशान उस मूर्ख को देखने में बहुत आलसी था और उसने आरव से कहा, तुम उसे संभालो। कोई बात नहीं। आरव झुक गया और अपनी टोपी पकड़ ली। पर यह तो फिर आग है। क्या मेरा आग से इतना नाता है? TN, तुमने कहा नहीं XD। जब आरव पर्ल को मार ही चुका था तो ईशान को उम्मीद नहीं थी कि क्रैग आगे आएगा। दरअसल छोटे बालों वाला, नीली धारियों वाला स्लेटी रंग का हेडबैंड पहने, धातु के गोलों से लदे एक खास टोनफा को हाथ में लिए एक आदमी आया और चेहरे पर एक खूनी, रोमांचक मुस्कान लिए ईशान को देखने लगा। वाह, यह तो जिन नाम का दानव है। आह जिन, वह उससे लड़ने वाला है। क्रैग समुद्री डाकू खुशी से झूम उठे। ईशान स्वाभाविक रूप से जानता था कि जिन कौन है। उसने लंबे क्रैग की ओर देखा और मजाक में कहा, क्या तुम अपने आदमियों को एक एक करके बाहर आने दोगे और इस तरह तुम्हारे लिए लड़ोगे? क्रैग का मुंह फड़क गया और वह हंस पड़ा। मेरे कई आदमी सचमुच शक्तिशाली हैं, है ना? बातचीत के दौरान ठंडे दिल वाले दानव जिन ने एक चाल चली। भारी धातु का टोनफा अचानक इयान की छाती तक आ पहुंचा और सीटी की आवाज भी निकाली। जाहिर है उसमें लगी शक्ति कमजोर नहीं थी। जिन अपने हमले को लेकर बहुत आश्वस्त लग रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ईशान उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाया, बल्कि उसने अपनी तलवार के तेज झटके से धातु के टोनफा को काट डाला। ईशान उससे तेज था, उससे ज्यादा ताकतवर। गिन के हथियार को एक ही वार में काट डालने के बाद ईशान तुरंत गिन के पीछे खिसक गया और लंबी तलवार को हाथों में लेकर उसकी कमर और पेट पर वार कर दिया। जिन ने अपने पेट में हुए बड़े से घाव को अविश्वसनीय रूप से देखा। इयान की हरकतें अभी इतनी तेज थीं कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। सिकिल, यह हाल ही में गेम खेलने वालों के बीच प्रचलित शब्द बन गया है, जिसका अर्थ है अपने दुश्मन को कुछ ही सेकंड में हराना। और जब जिन अपना पेट पकड़े हुए गिर पड़ा तो आरव और पर्ल ने भी नतीजा अलग कर दिया। पर्ल को आरव ने बुरी तरह पीटा और फिर बेहोश हो गई। आखिरकार आरव ने मुक्कों और पैरों से लड़ाई की, पर उसने उसे नहीं मारा। इस बार क्रैग उलझन में था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दो सबसे काबिल कैडर उसे कुछ देर भी नहीं टिका पाएंगे। चाहे आरव हो या ईशान, समुद्र में जाते समय उनकी ताकत ललित और जोरों से ज्यादा थी।
क्रेग पायरेट्स के तथाकथित कैडर उनके सामने मौजूद औसत कैडर से ज्यादा बेहतर नहीं थे। अब सिर्फ एक ही बचा है। तुम उसे खत्म करोगे या मैं बस थोड़ी देर लड़ता रहा। आरव ईशान के पास गया और पूछा। ईशान ने एक पल सोचा और कहा, क्या हम जांजंकेन खेलें? पत्थर, कागज, कैंची। अच्छा विचार है। आरव ने अंगूठा उठाकर तारीफ की। फिर उन दोनों ने अनगिनत समुद्री लुटेरों और नौसैनिकों के सामने इसे खेला। उन्होंने क्रेग को ईस्ट ब्लू के अधिपति के रूप में गंभीरता से नहीं लिया। आप मेरे पैट्रियन पेज पर मेरा समर्थन कर सकते हैं और ओटाकू सेनपाई पर और अध्याय पढ़ सकते हैं। ईशान और आरव की हरकतों से क्रेग चिढ़ गया और गुस्से में था। वह उन्हें जजांकेन खेलते हुए देखकर कैसे तय कर सकता था कि उससे कौन लड़ेगा। उसने अपना लबादा पीछे की ओर उठाया। दोनों कंधों, कमर और हाथों पर ढेर सारी बंदूकें उभर आईं और उन्हें सीधे ईशान पर दाग दिया। धमाक, 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 धमाक। दोनों पर 4 गोलियां चलीं, लेकिन ईशान और आरव मजाक कर रहे थे, पर असल में वे क्रेग पर नजर रखे हुए थे। उसे गोली चलाते देख उन्होंने तुरंत गोलियां चकमा दी। ईशान ने अपनी लंबी तलवार से गोलियों को बचा लिया, इसलिए वो तो बच गया, लेकिन आरव को हल्की चोट आई। जैसे ही वो पलटा, एक गोली उसके चेहरे के आर पार निकल गई और उसके चेहरे पर खून की लकीरें बन गईं। अरे, कितना खतरनाक है ये! आरव ने अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा और ईशान से बोला, छोड़ो, ये लड़का तुम्हारे हवाले है। इसके बाद उन्होंने ईशान और क्रिग को छोड़ दिया, मुड़कर वापस दौड़े और जितेंद्र और योसाकू को उठाया, जो अभी भी जमीन पर पड़े थे। आरव भी उन दोनों आदमियों को पहचान गया और उसे पता था कि वे वही लोग हैं जिन्हें कल उसकी पिटाई से मारा गया था। हालांकि उसे ईशान के साथ उनका रिश्ता समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि वे गंभीर रूप से घायल थे और वह उन्हें घटनास्थल से दूर ले गया। इसी बीच ईशान और क्रेग में लड़ाई शुरू हो गई। ईशान ने आगे बढ़कर ईशान पर वार किया, लेकिन क्रेग बच नहीं पाया और ईयान की लंबी तलवार उसकी कमर में घुस गई तक झनझनाहट के साथ तलवार की नोक क्रिग के सुनहरे कवच को छू गई, लेकिन उसे भेद नहीं सकी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्रेग ने व्यंग्य किया। मेरा कवच साधारण स्टील से नहीं, बल्कि खास मिश्र धातुओं से बना है। तलवारें इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुनकर ईशान निराश हो गया। उसने क्रेग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोला, क्या बात है? चमकते हुए सोने को देखकर मुझे लगा था कि तुम्हारा कवच सचमुच असली सोने का बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिश्र धातु निकला। तुमने मुझे बेकार में खुश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास स्थानीय तानाशाह की तरह काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनहरा रंग तुम पर नहीं चढ़ेगा, है ना? क्रेग दबाव डालने का नाटक करना चाहता था, लेकिन ईशान ने सीधे उसके चेहरे पर वार किया और कुछ देर के लिए उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं। अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर उसने ऊपर से ईशान के सिर पर मुक्का मारा। ईशान ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिग ने तलवार के ऊपरी हिस्से पर वार किया, जिससे उसके हाथ में पकड़ी तलवार लगभग उड़ गई। क्रिग की मुट्ठी में कठोर हीरे जड़े थे और उसमें एक अजीब सी ताकत थी। अगर वह किसी आदमी के सिर पर ऐसी मुट्ठी मारता तो उसकी खोपड़ी सीधे टूट जाती। जब ईशान पर क्रेग का हमला हुआ तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इस आदमी को कम आंक रहा था। सिर्फ इसी ताकत के साथ क्रेग उससे कम नहीं था। नैन के बिना वह अपनी कला का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। उसे अपनी तलवार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उसे डर था कि उसका कवच तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ईशान ने अपनी आक्रमण स्थिति बदली और अचानक अपनी तलवार की गति बढ़ा दी और क्रिग के पैर पर वार कर दिया। क्रिग ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना पैर उठाया और ईशान को लात मारी। ईयान की तलवार क्रेग की लात से बछड़े पर गिरी, लेकिन जानी पहचानी धातु की आवाज फिर से गूंज उठी। क्रेग ने अपनी पतलून के नीचे वही कवच छिपा लिया।
ईशान को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उसका ब्लेड कट नहीं पाया। इसके बजाय उसके चेहरे पर लात मारी गई और वह उड़ गया। हा हा हा! क्रेग ने उसे जोर से मारा और जोर से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस जाहिर सी खामी को छोड़ दूंगा? समुद्री डाकू, जो यह सब देख रहे थे, जोर से चिल्ला उठे। यह वही बच्चा था जिसने उनमें से बहुतों को मार डाला था, लेकिन उसे उनके नेता को छूने का भी मौका नहीं मिला। ईशान जमीन से उठा और मुंह भर खून थूक दिया। उसे लगा जैसे उसके गाल सुन्न हो गए हों। उसने क्रेग के पैर की उस जगह को देखा जहां उसने उसे काटा था। हालांकि उसकी पतलून क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी उसमें वही सुनहरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। क्रेग ने सचमुच खुद को अपने कवच में लपेट लिया था। आप कितने असुरक्षित हैं? ईशान ने सिर उठाकर क्रेग के सिर की ओर देखा। अब उसे लगा कि यही एक जगह थी जहां उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि ईशान दोबारा हमला करता, उसे अचानक एक खतरनाक एहसास हुआ और वह अनजाने में अपनी जगह से कूद गया। जैसे ही वह कूदा, उस स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ जहां वह रुका था। धमाका! विस्फोट का ऐसा जोरदार झटका लगा कि हवा में तैर रहा ईशान सीधे हवा में उड़ गया। हवा की तरंगों में लिपटी ताकत ने उसका पूरा शरीर निचोड़ दिया। वह समझ गया कि अभी जो विस्फोट हुआ है वह निश्चित रूप से एक गोला था। किसी ने उस पर तोप के गोले से हमला किया था। लेकिन क्रेग, वो आदमी होना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने बस उसे लात मारी और ईशान ने उसे कोई हरकत करते नहीं देखा। जैसे ही ईशान बूढ़ा चेहरा लेकर उठा, एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। ग्या हा 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 हा! भालू के कान वाली टोपी वाले लड़के, सीपियों का स्वाद अच्छा है ना? शान ने सिर घुमाकर देखा तो उसके पीछे एक और गली के कोने पर लोगों का एक समूह खड़ा था। नेता, कप्तान की टोपी पहने हुए, उसके माथे पर सफेद भूरे रंग की हड्डी का एक पैटर्न था और पैटर्न के नीचे एक गोल बड़ी लाल नाक थी। बंटी! ईशान चौंक गया। हालांकि गोपाल से मिलते समय उसने बग्घी के भागने की बात सुनी थी, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वह यहां आ जाएगा। बंटी तोपों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी सबसे बड़ी तोप से गोला दागा गया हो। उसके पीछे मोहजी और काबाजी थे और शेर रिची भी वहीं था। क्रिक भी विस्फोट से हैरान था। जब उसने ईशान को चीखते हुए सुना तो वह बंटी की ओर देखने लगा। हालांकि वह अभी तक बंटी से नहीं मिला है, लेकिन वह बंटी पायरेट्स का नाम भी जानता है। पूर्वी ब्लू के कुछ प्रसिद्ध समुद्री डाकू रेजिमेंटों की तरह उनका नेता भी मरीन की वांछित सूची में था। लेकिन वह नहीं जानता था कि बंटी समुद्री डाकू यहां क्यों आए हैं और वे क्या चाहते हैं। इसलिए वह कुछ देर चुप रहा और स्थिति के विकास को देखता रहा। हालांकि सीमांत पर मौजूद मरीन सैनिकों को और भी ज्यादा पसीना आ रहा था। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्रेग पायरेट्स शहर में आ गए हैं। अब तो बंटी पायरेट भी आ गया है। 2 दिन पहले बंटी पायरेट के भागने की वजह से बग्घी की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। वह भी उन पायरेट्स में से एक बन गया है जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। अब 2 पायरेट्स ग्रुप ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा इनाम है। इसका अंत अच्छा नहीं होगा, है ना? कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? एक समुद्री सैनिक ने कैप्टन माशिकाकू से धीरे से पूछा। कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लॉगेटाउन में मरीन्स को क्रेग समुद्री लुटेरों से निपटने में काफी मुश्किल हो रही थी। अब बग्घी के समूह के साथ मरीन्स के पास उनसे जीतने का कोई मौका नहीं था। सुनो, गोली मत चलाना! माशिकाकू का माथा पसीने से तर था और वह फुसफुसाया। लगता है समुद्री लुटेरों की दोनों रेजिमेंटें समुद्री लुटेरे शिकारी से बदला लेने आई हैं। अब तो बस यही उम्मीद है कि बदला लेने के बाद वे स्वेच्छा से पीछे हट जाएं। सिपाही ने उसे घूरते हुए कहा, क्या यह सही है? वह आदमी समुद्री लुटेरों का शिकारी है। हम उसकी मदद क्यों नहीं करते? माशिकाकू ने दांत पीसते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी मदद करो?
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सभी सैनिकों को एक साथ दबा दो। क्या तुमने कभी इसके परिणामों के बारे में सोचा है? अगर हम नाकाम रहे तो ये दोनों समूह पूरे शहर में तोड़फोड़ करेंगे। सिपाही को तुरंत स्थिति समझ में आ गई और उसे भी पसीना आने लगा। माशिकाकू ने उसे छोड़ दिया और निराश होकर कहा, अब हम उस समुद्री डाकू शिकारी के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह यहां नहीं मरेगा। ये तो कमाल है बच्चे। बंटी कुछ देर हंसा, फिर अचानक अपने हाथ में एक काले रंग की चाबी दिखाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ईशान पहले तो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसे अपनी खोई हुई सीस्टोन चाबी याद आ गई और उसने आश्चर्य से कहा, यह मेरी चाबी है। तुम्हें यह कैसे मिली? तुम सच में इसे चाहते हो? बंटी ने गर्व से कहा, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। हा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बंटी ने अचानक देखा कि ईशान अकेला खड़ा है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और वह चीख रहा था। उसी समय उसने दुबले पतले समुद्री डाकू को पकड़ लिया और अपनी बड़ी लाल नाक उसके चेहरे पर रख दी। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं बताया था कि उसे किसी और आदमी से हथकड़ी लगी हुई है? दुबला पतला समुद्री डाकू, जिसे अभी अभी पदोन्नति मिली थी, इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होने वाली थी कि वह हकलाते हुए बोला, कैप्टन बंटी, मैंने सच में नहीं सोचा था, मैं गलत नहीं हूं। बंटी थूकते हुए दहाड़ा, तो फिर दूसरा आदमी कहां है? उसे कैसे पता था कि आज सुबह तक ईशान और आरव साथ थे, लेकिन चूंकि ईशान ने स्वॉर्ड ऑफ द डार्कनेस फ्लेम से जंजीर काट दी थी, इसलिए वो समस्या सुलझ गई। जब ईशान पर दूर से एक बड़ा गोला गिरा तो बंटी को पता ही नहीं चला कि ईशान अकेला है या नहीं। लेकिन अब जब उसे यह एहसास हुआ तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसके आदमी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन सौभाग्य से मोहजी समस्या सुलझाने के लिए सामने आया। उसने बंटी से कहा, कैप्टन, उस बच्चे की कलाई देखो, लगता है हथकड़ियां अभी भी वहीं हैं। बंटी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और उन्हें ध्यान से देखा, मानो मामला वहीं हो। बंटी ने दूरबीन के आकार के हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और ध्यान से देखा, और अंततः उसे सही बात पता चली। चाबी के बिना हालांकि चेन तो कट सकती है, लेकिन कलाई वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता क्योंकि वहां लगा सीस्टोन ज्यादा मोटा था। बंटी को यह देखकर राहत मिली। कमर पर हाथ रखकर वह फिर हंसा, बेटा, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में कैरसे की हथकड़ियां हैं। तुम शैतानी फल खाते हो तो कैरसे की हथकड़ियां लगी होने पर तुम क्या कर सकते हो? बंटी पायरेट्स भी हंसे और बोले, हां, सही कहा, तुम्हारी लॉ कहां है? क्रेग हैरानी से सुनता रहा और ईशान को अजीब नजरों से घूरता रहा। अगर बंटी ने ऐसा न कहा होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि ईशान शैतानी फल खाता है। यह सोचकर क्रेग के मुंह पर एक और लालची मुस्कान आ गई। शान ने अपना सिर खुजलाया। यह कैसे हुआ? मैंने अभी अभी अपनी सारी नेन इस्तेमाल कर ली है। बंटी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी लॉ इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या इसलिए कि मुझे कैरसेकी ने हथकड़ी लगा दी है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताए। अगर उसे बताया जाए कि यह एक बड़ी गलतफहमी थी तो क्या बंटी अपनी बुद्धि पर से भरोसा खो देगा? बंटी को नहीं पता था कि ईशान उस समय अपने दिल में क्या सोच रहा था, और उसने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, और उसने सोचा कि उसने उसके नाजुक बिंदु पर दर्द छेड़ दिया है, जिससे वह और अधिक खुशी से हंस पड़ा। बेटा, बंटी मुस्कुराया और बोला, जानते हो क्या, उन 2 दिनों से मरीन बेस में कैद होने के कारण मैं हर समय तुमसे बदला लेने के बारे में सोचता रहा हूं। अब आखिरकार वो मौका आ ही गया है जब तुम्हें कैरसेकी की हथकड़ी में देखने का मौका मिला है। अब तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? इसके बाद उसने तोप से एक गोला निकाला और उसे तोप में भर दिया। फिर उसने ईयान की स्थिति की ओर इशारा करके चिल्लाया, फायर! बंटी पायरेट्स के एक सदस्य ने मशाल थामे हुए तोप के पिछले हिस्से का फ्यूज जलाया, धमाका हुआ और गोला बाहर उड़ गया। ईशान जब इग्निशन देख रहा था तब तक वह वहां से जा चुका था, लेकिन
गोला अभी भी ठीक उसी जगह गिरा जहां वह अभी था। इसीलिए बंटी ने अपनी तोपें जमीन पर रख दीं। समुद्री लहरों से जहाजों पर पड़ने वाले झटकों के बिना बग्घी के समुद्री लुटेरों द्वारा दागा गया गोला बिल्कुल सटीक था। आगे बढ़ो, गोलियां चलाते रहो। बंटी रुका नहीं। अपने आदमियों को ईशान पर हमला जारी रखने का आदेश देता रहा और फांसी के चबूतरे के चौक में कुछ जोरदार धमाके हुए। तोप के गोलों की आवाज दूर दूर तक फैल गई और पूरे कस्बे के लोग उसे सुन सकते थे। इससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही थी। जो बचना चाहते थे वे घाट की ओर भाग रहे थे, लेकिन जो बच नहीं पा रहे थे वे अपने रिश्तेदारों के घरों में ठिठुर रहे थे। लोगेटाउन के दोनों बंदरगाह, पूर्व और पश्चिम, भागने को आतुर लोगों से भरे हुए थे। वे घबराहट में एक दूसरे से सटकर खड़े थे। हर नाव यात्रियों से भरी हुई थी। फिर भी कुछ लोग हाथों में बेरीज के नोट लहराते हुए जगह की भीख मांग रहे थे। ये निवासी और यात्री सभी भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समय समुद्र पर एक विशाल युद्धपोत था। यह 3 मस्तूलों वाला एक समुद्री मुख्यालय था। जहाज को नीले और सफेद छलावरण पट्टियों से रंगा गया था। विशाल पालों को मरीन ध्वज पैटर्न के साथ चित्रित किया गया था। युद्धपोत के अगले हिस्से पर बिखरे बालों वाला एक आदमी दूरबीन लिए खड़ा था ताकि लॉकडाउन बंदरगाह पर हो रहे दंगों पर नजर रख सके। उसने 2 सिगार मुंह में कुछ देर तक डाले, धुएं का एक बड़ा बादल उड़ाया और बोला, क्या मैं गलत हूं? क्या यही लॉकडाउन है जहां मुझे कमान संभालनी है? बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और शहर में विस्फोट हो रहे हैं। क्या बात है? कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन तभी एक छोटे कद की काले बालों वाली महिला मरीन सैनिक केबिन से बाहर निकली। उसने एक टाइट काली जैकेट पहनी हुई थी, कमर पर तलवार लटक रही थी और चेहरे पर एक चश्मा था, लेकिन उसे माथे पर ढके हुए। अगर ईशान और जोरो वहां होते और इस तलवारबाज को देखते तो उसे देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि वह बिल्कुल कुइना जैसी दिखती है। बाहर आते ही उसने तुरंत एक आदमी को सलाम किया और कहा, कर्नल स्मॉग, आपने रॉक टाउन में नौसेना से टेलीफोन पर संपर्क कर लिया है। बाहर आते ही उसने तुरंत एक आदमी को सलाम किया और कहा, कर्नल सूर्या, मैंने लोगेटाउन में मरीन से संपर्क कर लिया है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसने सूर्या को यह कहते सुना, सार्जेंट ताशिगी, अपना चश्मा पहनो और बोलो। ताशिगी ने जल्दी से अपना चश्मा लगाया और तुरंत समझ गई कि जिस व्यक्ति को उसने रिपोर्ट किया था वह गलत था। उसके सामने एक मरीन सैनिक खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ओह, माफ करना। ताशिगी सूर्या के सामने खड़ा होकर बोला, कर्नल सूर्या, लोगेटाउन में अब 2 समुद्री डाकू समूह हैं। एक ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा समुद्री डाकू बेड़ा है क्रेग पायरेट्स और दूसरा बंटी पायरेट्स, जो 2 दिन पहले जेल से भाग गया था। ये 2 समुद्री डाकू समूह अब शहर में उत्पात मचा रहे हैं। शहर में दंगे इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। लोगेटाउन के नौसैनिकों का क्या? वे इन समुद्री लुटेरों को क्यों नहीं पकड़ते? सूर्या ने पूछा। ताशिगी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शहर के नौसैनिकों ने बताया कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है। सूर्या ने ठंडी सांस ली। क्या ये इन समुद्री लुटेरों से डरते नहीं हैं? ऐसे सैनिक खुद को मरीन कहते हैं। तट पर आने से पहले सूर्या को लोगेटाउन के नौसैनिकों के बारे में बुरी धारणा थी, लेकिन वह जानता था कि यहां कोई डांटने वाला नहीं है। इसलिए उसने आदेश दिया, तेज हो जाओ, फौरन लोगेटाउन जाओ। हाय सर, डेक पर खड़े मरीन सैनिकों ने तुरंत एक स्वर में जवाब दिया। हालांकि वहां सिर्फ एक ही जहाज था। सूर्या वहां कमान संभालने वाले थे, इसलिए वे दर्जनों अच्छे पूर्व अधीनस्थों को साथ ले आए। युद्धपोत पर 200 से ज्यादा लोग थे और सभी मरीन मुख्यालय के उच्च श्रेणी के सैनिक थे। इस बार लोगेटाउन में और भी ज्यादा गर्मी होने वाली थी। ईशान लगातार बंटी द्वारा दागे गए गोलों से बच रहा था। हालांकि तोप के गोले बहुत सटीक थे, फिर भी वह आजादी से घूम सकता था। उसके लिए एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहना
और मूर्खतापूर्ण तरीके से बमबारी का शिकार होना असंभव था। बंटी ने कई गोले दागे, लेकिन उसे कोई नहीं लगा। बंटी ने खास बंटी गोले इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ईशान भी इन गोलों की ताकत देखकर हैरान था। इस तरह के ठोस गोले कम तकनीकी लग रहे थे। पहले तो ईशान ने इसे कोई मध्ययुगीन समुद्री डाकू की चीज समझ लिया, लेकिन जब ईशान इसके संपर्क में आया तो उसे पता चला कि यह गलत था। देखिए, ये गोल गोले तो नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन असल में कुछ छर्रों के अलावा विस्फोट की ताकत काफी भयंकर थी। उनसे छिपने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। ईशान सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ गोले से बचने के बाद वह अचानक हिल गया और क्रैग की ओर दौड़ पड़ा। क्रैग बस यही सब देख रहा था। बंटी के शुरू होने के बाद से उसे ईशान से लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जब ईशान अचानक उसके पास आया तो क्रैग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। नहीं, अच्छा नहीं। क्रैग को अचानक याद आया। उसने अपना सिर घुमाया और सच में उस आदमी बंटी ने उसकी तरफ गोला दाग दिया। क्रैग ने सुनहरा कवच पहना हुआ था। हालांकि उसकी सुरक्षा काफी थी, लेकिन भारी कवच के नुकसान साफ थे। उसकी गति काफी नहीं थी। जब गोला आया तो ईशान आसानी से बच निकला, लेकिन क्रैग भाग नहीं सका। गोला उसके पैरों पर गिरा और फट गया। सौभाग्यवश क्रैग ने विस्फोट के दौरान स्वयं को बचाने के लिए अपने हाथों को पकड़ रखा था, इसलिए यद्यपि वह उड़ गया, फिर भी वह सुरक्षित था। वह खड़ा हुआ और बंटी पर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? बंटी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं उस बच्चे पर तोप के गोले बरसा रहा हूं। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम छिपे हो। यह कहते ही बंटी पायरेट्स जोर से हंस पड़े। यह स्वाभाविक था कि ये समुद्री डाकू एक दूसरे से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि क्रैग पायरेट्स को ईस्ट ब्लू का आधिपत्य माना जाता था, लेकिन बंटी पायरेट्स ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। अब उनका कप्तान बंटी भी 1 करोड़ वर्ग का समुद्री डाकू था और उसका इनाम भी क्रैग से कम नहीं था। इसलिए स्वाभाविक रूप से बंटी पायरेट्स क्रैग पायरेट्स को नजरअंदाज कर देंगे। साले, एक जोकर जैसा आदमी। क्रैग ने दांत पीसकर हाथ हिलाया और अपने आदमियों से चिल्लाया, इन्हें सबक सिखाओ। क्रैग पायरेट्स रेजिमेंट के सदस्य, जो क्रैग और ईशान के बीच लड़ाई देख रहे थे, अपने नेता का आदेश पाकर तुरंत चिल्लाए और बग्गीज पायरेट्स की ओर दौड़ पड़े। वे अब तक सिर्फ क्रैग और ईशान के बीच की लड़ाई देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें आखिरकार कुछ करने को मिल गया। मुझे सबक सिखाओगे? बंटी ने व्यंग्य किया। दोस्तों, उन्हें दिखा दो कि बंटी समुद्री डाकू कितने ताकतवर हैं। तो समुद्री डाकुओं के 2 समूहों में तुरंत झड़प शुरू हो गई। ईशान और उनके आसपास के नौसैनिक भी इस समय थोड़े हक्के बक्के थे। ये कैसे हुआ? उसने इन 2 समुद्री लुटेरों के बीच लड़ाई कैसे शुरू कर दी? उनका बदला क्या होगा? उन्हें अजीब लगा, लेकिन क्रैग और बंटी को कुछ नहीं लगा। समुद्री डाकू यही तो करते हैं। वे भी अपने साथी समुद्री डाकुओं की मौत का इंतजार करते हैं। कभी कभी तो वे एक दूसरे के खजाने लूटने का मन करते हैं। लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। बात सीधी सी थी, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे। उनके अधीन लोग एक साथ लड़ रहे थे। तभी क्रैग और बंटी ने दूर से एक दूसरे को देखा और दोनों नेताओं को पता था कि क्या करना है, इसलिए वे सभी ईशान की ओर देखने लगे। बंटी ने कहा, चलो पहले इस बच्चे से छुटकारा पा लें। क्या तुम सहमत हो? क्रैग ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। जहां तक आसपास मौजूद नौसैनिकों का सवाल है, वे दोनों यह भूल गए थे कि जिस तरह से सैनिक डरे हुए थे और गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उससे वे डर गए थे। क्रैग ने एक बड़ी गोल ढाल निकाली और उसे हाथ में थाम लिया। ढाल पर क्रैग समुद्री डाकुओं की खोपड़ी बनी थी। अचानक वह ढाल मशीन गन जैसी हो गई। अगले ही पल खाली जगहों से कई बड़े तीखे भाले निकले और सीधे ईशान की ओर बढ़े। सुई मशीन गन! यान की आंखें घनीभूत हो गईं और उसने अपनी तलवार से इन भालों को रोक दिया। ये भाले एक एक करके नीचे गिराए गए, लेकिन क्रैग सचमुच कपटी था।
जब हारपून दागे गए तो वे एक छोटे से गोले में मिल गए। ईशान ने गलती से एक गोला काट दिया और वह अचानक फट गया। उधर बंटी ने भी जमीन पर गिरे ईशान पर अपनी तोप तान दी। उसके अधीन सभी लोग क्रेग समुद्री लुटेरों से लड़ने गए। बंटी तोप सिर्फ खुद ही चला सकता था, लेकिन उसे जलाने से पहले ही एक मुक्का अचानक उसके पास से आकर उसकी बड़ी लाल नाक पर लगा। आरव ने ही उसे तोड़ा था। गुस्से से बोला, अरे, मुझे भूल गई क्या? तुम कौन हो? बग्घी की नाक दुख रही थी, आंसू तेजी से बह रहे थे और उसने गुस्से से आरव से पूछा। आरव ने अंगूठा उठाकर इयान की ओर इशारा किया, जो उसके पीछे खड़ा था। फिर उसने बंटी को अपनी कलाई पर छोटी हथकड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसका दोस्त हूं, हम साथ हैं। इन हथकड़ियों की चाबी तुम्हारे पास है। माफ करना, मुझे वो वापस लेनी है। चाबी पाना चाहते हो? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है या नहीं। बंटी दहाड़ा। 12-12 हो किरिहानाशी। स्प्लिट स्प्लिट कैनन डिसमेंबर। उसकी कलाई अलग हो गई और उसकी मुट्ठी में 4 चाकू थे जो आरव की ओर झपटे। दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई है और दो-दो की लड़ाई पहले ही आकार ले चुकी है।